Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। हमने पिछले क्लास के अंदर स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया था, आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लगभग तक हम लोग पहुंच गए थे पोस्ट मॉडर्न इंडिया के ऊपर और मैं आपको बता रहा था कि मौर्यन एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ तो किस प्रकार के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आने की शुरुआत होती है सर, ठीक है ना। तो मोस्ट वेलकम है आप लोग को। हमने ये स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 देखा था और मैंने आपको इसकी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री के अंतर्गत बताने की कोशिश की थी कि 600 बीसी से लेके किस तरह से इतिहास आगे बदलता है और बदलते जीरो से एक साइड के ऊपर हम लोग आगे चले जाएंगे और 600 सीई तक का जो पीरियड है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं वो भी हमने देखे हैं सर, ठीक है ना। तो हम लोग कल के क्लास के अंदर पोस्ट मॉडर्न इंडिया को शुरू किया था और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि 200 बीसी ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है और 200 बीसी से लेके 300 सीई तक का जो पीरियड है वही पीरियड को हम लोग पोस्ट मॉडर्न इंडिया के रूप में पहचानते हैं। तो करीबन 500 साल का इतिहास है। इट्स अ हिस्ट्री ऑफ 500 इयर्स एंड विद इन दिस 500 इयर्स मल्टीपल चेंजेस टुक प्लेस। उसी को ही हम लोग आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है ना। तो आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। हमने इसको काफी क्रोनोलॉजिकली डिस्कस किया था। इनफैक्ट आप याद करिए तो हमने जब क्रोनोलॉजी देखने की कोशिश की थी तो मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है क्योंकि ये पीरियड के अंतर्गत भारत का इतिहास पूरी तरह से बदलेगा सर, ठीक है ना। तो आप याद कर दीजिए क्रोनोलॉजी को। एज ऑलवेज हम लोग चार्ट के हिसाब से देखते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर जब शुरुआत की थी तो हमने बताया था आपको स्टोन एज इज द फर्स्ट पीरियड जहां से हिस्ट्री की शुरुआत होती है, बट इसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्रिक इंडिया। प्री हिस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो पीरियड है जहां पे हम लोग को डायरेक्टली कोई सोर्सेस नहीं मिलते इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर सर, है ना। तो एक्चुअली इतिहास का लेखन यहाँ पे हुआ ही नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज नोन एज द प्रोटो हिस्ट्री। इनफैक्ट 2600 बीसी के आसपास का जो पीरियड है यहाँ से शुरुआत हुई और 1800 बीसी तक आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। देन वी सी द वैदिक एज। वैदिक एज का जो पीरियड हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत होती है 1500 बीसी के आसपास का पीरियड एंड फाइनली वी कम टू नो दैट अराउंड 600 बीसी द वैदिक एज विल आल्सो कम टू अ एंड सर, ठीक है। देन वी फाइंड द पीरियड ऑफ महाजनपदास। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग महाजनपदा का निर्माण किया गया और जब हम लोग महाजनपद को देखेंगे तो 600 बीसी के आसपास का जो पीरियड है इसी पीरियड के अंदर महाजनपद का निर्माण किया गया। 16 महाजनपद बनते हैं, 16 से इवेंचुअली 4 बचेंगे और 4 से फिर एक महाजनपद अपना साम्राज्य बनाएगा। उसी को ही मगध के रूप में पहचानेंगे और उसी पीरियड से आता है मौर्यस पीरियड। और हमने आपको पिछले क्लास के अंदर मौर्यन हिस्ट्री की भी बता दिया था कि मौर्यन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई और उसका एंड कैसे हुआ सर, ठीक है ना। तो 325 बीसी से लेके 185 बीसी तक का जो पीरियड है that is the period of the Mauryan India and फिर finally we see the Mauryan will come to an end। 185 BC के बाद भारत का इतिहास और बदलेगा and we see कि somewhere in this 200 BC onwards या करीबन आप 200 के आसपास का पीरियड गिन सकते हो। सॉरी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं somewhere in the period of 200 BC हम लोग 200 के आसपास का इतिहास को कंसीडर करेंगे एंड वी सी दैट ये जो 200 BC का जो पीरियड है यहाँ से भारत का इतिहास बदलेगा और इसी पीरियड को हम लोग पोस्ट मॉडर्न इंडिया के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना। तो कल के क्लास के अंदर आपको पोस्ट मॉडर्न इंडिया के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत थीमेटिकली जानकारी बताई थी और बताया था कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया की थीम क्या रहती है सर, ठीक है। तो थीम के तहत 200 बीसी के आसपास का पीरियड आया, बीच में जीरो आएगा और फिर उसके बाद देखोगे तो 300 सीई तक का जो पीरियड है दिस पीरियड इज नोन एज द पोस्ट मॉडर्न इंडिया। और हमने आपको इसके फीचर्स बता दिए थे, पॉलिटिकल डायनेस्टीज के बारे में बताया था और आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं सर, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि जब एम्पायर था, एम्पायर पूरी तरह से टूट जाता है मौर्यन एम्पायर के तहत और उसकी जगह हमको पॉलिटी के अंतर्गत एक नई फीचर देखने को मिलेगा। यही फीचर को हम लोग कहते हैं किंगडम्स, यही फीचर को हम लोग कहेंगे किंगडम्स एंड यहाँ पे हमको एक और टर्म दिखता है जिसे हम लोग कहते हैं चीफडम सर, ठीक है ना। तो ये चीफडम और किंगडम के बीच में अंतर क्या है ये भी हमने कल के क्लास के अंदर बताया था और साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब मौर्यन एम्पायर टूटा तो संगम पीरियड की शुरुआत कैसे होती है सर, ठीक है ना। तो उन सब पॉइंट्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी तो आपको प्रॉमिस करा रहा हूँ कि मैं करवाऊंगा ही, बट यूपीएससी एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चंस पूछता है, वो सब आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलेंगे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, आपको मेरे क्लासेस भी इसके अंदर मिल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू कवर अप द होल ऑफ द सिलेबस एज वेल। हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, सुबह 8 से 10 बजे का बैच रहता है, आप इसको अटेंड कर सकते हो।
बाय यूजिंग दिस कोड PN लाइव, ये कोड का उपयोग करके आप मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल के क्लासेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंगली आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल कवर करवाऊंगा मैं। तो ये हमने 14 जुलाई से शुरू किया है, करीबन 5-6 सेशन हुए हैं, अभी तो इंट्रोडक्शन है। कल से हम लोग प्री हिस्ट्री इंडिया के ऊपर जाएंगे, मतलब स्टोन एज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट वेलकम है आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। GS का कोर्स भी कल से शुरू हो रहा है, 21 जुलाई से। आई एम स्टार्टिंग विद अ क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडिया सर, ठीक है ना। तो पावर पैक्ड सेशन रहने वाला है, इट विल बी अ पावर पैक्ड सेशन अराउंड यू कैन फाइंड कि 28 आवर्स ऑफ क्रैश कोर्स आई एम कवरिंग सर, है ना। तो इसमें ये 28 घंटे के अंदर मैं काफ़ी इंटरेस्टिंगली आपका पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन करा दूंगा सर, है। नेशनल मूवमेंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इट्स मोर ऑफ अ क्रैश कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स विल बी फॉलोड। इसके लिए भी अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप PN लाइव यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। GS और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए तो आपको काफी डिस्काउंट मिलेगा। आज की तारीख के अंदर अनअकैडमी में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही करना जा रहा हो कि अभी जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, कंबाइंड सब्सक्रिप्शन, वो 57,500 के अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली अवेलेबल है। इसमें भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करोगे PN लाइव। इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि सूनर और लेटर द फीस आर गोइंग टू इंक्रीज, है ना। तो 1 अगस्त से वी आर दी फीस इंक्रीज इज गोइंग टू टेक प्लेस, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू, आई वुड से, टेक द एडवांटेज, है ना। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो GS के अंदर और ऑप्शनल का दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए। अभी आज की तारीख में आपको ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है, बैचेस मिल रही है, मतलब आप पूरी बैच को अटेंड कर सकते हो। मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, बुक्स आपको मिल रही है और साथों साथ आपको ऑप्शनल बैचेस मिल रही है सर, ठीक है ना, जिसकी टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर कवर मिल जाएगी। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज जो आपको यहाँ कवरेज के अंदर मिल रहा है। और टोटल वैल्यू 2.3 लाख है, अभी मिल रहा है 57,500। उसमें भी अगर आप 10% डिस्काउंट कोड यूज करना चाहते हो तो ये कोड को यूज करेगा PN लाइव सर, ठीक है ना। तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। पूरा GS और हिस्ट्री मैं आपको यहाँ पे मेरे साथ करवाऊंगा सर, ठीक है। तो हमारी अलग अलग सीरीज शुरू हो रही है, आप इसको अटेंड कर सकते हो, किताब सीरीज को, या आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लोगे तो GS और ऑप्शनल का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए। आइकॉनिक लेना है तो आइकॉनिक लीजिए, आइकॉनिक में पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, टेस्ट सीरीज इसके अंदर कवर कर दी जाएगी सर, है ना। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि यू विल बी एबल टू कवर द टेस्ट सीरीज। आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कवर है, मेंस की टेस्ट सीरीज कवर है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कवर है सर, ठीक है। आपको अनअकैडमी की तरफ से एश्योरेंस मिलता है कि आप 2 साल या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन लीजिए। ये सब्सक्रिप्शन के साथ आप अगर UPSC की एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे हो तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा सर, ठीक है ना। सो यू विल गेट एन 1 ईयर एक्सटेंशन ऑन योर 2 years ऑफ सब्सक्रिप्शन इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो ये अनअकैडमी आपको अश्योर करता है। आपको यहाँ पे प्रीलिम्स 2022 के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंगली कवरेज दिया जा रहा है। तो गारंटेड सब्सक्रिप्शन आपको है मेंस तक का, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप 20 जुलाई को आज सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड होगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो तो इट विल वैलिड टिल अक्टूबर 2022। ऐसा नहीं होगा कि 20 जुलाई 2022 में खत्म हो जाएगा। तो आपका मेंस तक का सब्सक्रिप्शन कवर मिल रहा है, टेस्ट सीरीज इसके अंदर से कवरेज मिल रही है, साथों साथ बुक सेट आपको कवर किया जा रहा है, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सब्सक्रिप्शन कैसे लेना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज अवेलेबल है। यहाँ सब्सक्रिप्शन लेते समय आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैं आपको मिनिमम कहूंगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्गर रन। एंड व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑलवेज यूज दिस कोड PN लाइव टू गेट 10% ऑफ ऑन द फीस, है ना। तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं, इसमें पर्सनल मेंटरशिप मिल जाती है, या नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। टीचर के रूप में मैं आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहूंगा, कोई भी क्वेरीज होगी, और सबसे बेस्ट पार्ट है वो है आपके साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंस करना सर, ठीक है ना। तो आई कैन टॉक टू द स्टूडेंट्स, उनकी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंगली। ऑप्शनल का अलग से लेना है तो ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। मैं फिर से कहूंगा कि ऑप्शनल का लो अलग से, इससे अच्छा GS के साथ लीजिए, टेस्ट सीरीज इसके अंदर कवर हो जाएगी। ऑप्शनल का अलग सिंगल सब्सक्रिप्शन लोगे तो टेस्ट सीरीज नहीं आएगी सर, ठीक है। काफी बच्चों के साथ एक्सपेक्टेशन होती है कि सर हमको टेस्ट सीरीज भी चाहिए। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, क्योंकि GS की भी टेस्ट सीरीज है, ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, तो ये सब कुछ कंबाइंड सब्सक्रिप्शन एक साथ में लीजिए ना, क्योंकि आप आधा आधा लोगे तो ऊपर से उसकी प्राइसिंग भी बढ़ेगी। दूसरा ये है कि इवेंचुअली इट विल बी डेट्रीमेंटल इन द लॉन्गर रन, है ना। तो अभी आप ले रहे हो तो सब्सक्रिप्शन कंबाइन लीजिए, GS और ऑप्शनल दोनों का प्लस करके, तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी एवरी संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, इसमें अच्छा परफॉर्म करिए। आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन द कॉम्बैट, ये लाइव टेस्ट सीरीज है सर, ठीक है ना, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है, तो आपको ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन हम देंगे, अनअकैडमी विल गिव यू सब्सक्रिप्शन, है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कहीं और इधर उधर भागना पड़ेगा सर, ठीक है ना। तो आप अच्छा परफॉर्म करिए, वी आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आपको अच्छी रैंक दिया है। आप
प्लेटफॉर्म के ऊपर आओगे तो बैचेस अवेलेबल है, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 21 जुलाई से, कल से, यानी मेरी फिनिक्स बैच शुरू होगी जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। इसके अलावा आपको फ्री की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड PN Live। ये कोड के साथ आपकी पूरी एंट्री हो जाएगी अनअकैडमी के ऊपर। खैर चलते हैं आगे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मौर्यन पीरियड को, और पोस्ट मौर्यन पीरियड के तहत मैंने आपको चीज़ें काफ़ी सारी समझा रही थी सर, ठीक है ना। तो कल के क्लास के अंदर अगर आपने अटेंड किया होगा, इफ यू हैव अटेंडेड यस्टरडेज क्लास सर, है ना, आपने कल का क्लास अटेंड किया होगा, तो आपको काफ़ी लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि हमने पोस्ट मॉडर्न इंडिया की शुरुआत की थी। और पोस्ट मॉडर्न इंडिया के तहत मैंने आपको पहले कल मैपिंग करवाया था सर, ठीक है। तो हम लोग मैपिंग कर देते हैं 2 मिनट के अंदर, सो दैट ये मैपिंग से क्या है कि मेरा पूरा पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है सर, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे हमको कहते रहते हैं कि सर ये आप पहले 5-10 मिनट चर्चा करवाते हैं, पर ये चर्चा करने का इंटेंशन ये होता है कि आपका रिविजन होता रहे सर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री या यूपीएससी में कोई भी विषय होगा, इवन आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको रिवीजन, कंसिस्टेंसी इज द की, और ये ऐसे ही आएगा सर, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब एम्पायर टूटता है तो इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन जहां पे हमको रीजनल स्टेट्स मिलते हैं सर, ठीक है। तो वी हैड डिस्कस द रीजन्स ऑफ पाटलिपुत्र गेट इनटू डिसइंटीग्रेशन एंड वी फाइंड कि यहाँ पे 2 डायनेस्टीज आती है, एक तो शुंग डायनेस्टी आती है और दूसरी कौन सी डायनेस्टी आती है, द कण्व डायनेस्टी और द कण्वा डायनेस्टी आएगी सर, ठीक है। यहाँ कलिंग के अंदर हमने देखा था कल के क्लास के अंदर कि खारवेल करके राजा आता है, हमने ये भी डिस्कस किया था। वी हैव ऑल्सो सीन कि यहाँ गुजरात और राजस्थान वाले या MP वाले रीजन के अंदर आपको यहाँ पे वेस्टर्न क्षत्रप्स दिखेंगे। सो यू विल फाइंड वेस्टर्न क्षत्रप्स, ये क्षत्रप सिस्टम है। क्षत्रप का मतलब होता है गवर्नर बाय द वे सर, है ना, राज्यपाल के रूप में हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। तो जो विदेशी राजा आए थे उन्होंने यहाँ पर क्षत्रप्स को अपॉइंट किया था सर, ठीक है। यहाँ दक्कन वाले विस्तार के अंदर हमको कौन दिखेंगे, यू विल फाइंड द सातवाहन डायनेस्टी, तो हमको सातवाहनास दिखेंगे यही रीजन्स के अंदर। और वी फाइंड कि इसके जो ऊपर वाला विस्तार है खास करके यहाँ पे हमको 4 विदेशी मूल के लोग दिख जाएंगे सर, ठीक है। सो वी हैड डिस्कस कि सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं भारत में, और इंडो ग्रीक्स के आगमन के साथ ही भारतीय इतिहास के अंदर विदेशी राजाओं का प्रभाव और बढ़ने की शुरुआत होगी। इंडो ग्रीक्स के बाद हमने देखा था कि शक डायनेस्टी के लोग आएंगे, या इसी को सीथियंस के रूप में पहचानते हैं, ये सेंट्रल एशिया से आए होते हैं सर, ठीक है। फिर उसने हमने देखने की कोशिश की थी कि पार्थियन लोग आएंगे या पार्थियन लोग आएंगे, और पार्थियन कुल के बाद फाइनली हमको कुषाण दिखेंगे सर, ठीक है। अब देखिए कि इन पीरियड के समय पे हमने ये भी देखा कल के क्लास के अंदर कि यहाँ पे 3 डायनेस्टीज हमको मिलती है। एक तो मिलती है चेरा डायनेस्टी, याद करिए कल के क्लास को हमने चेरास के बारे में आपको काफी डिटेल के अंदर पढ़ा दिया था सर, ठीक है। चेरास के साथ साथ जब समझेंगे तो हमको यहाँ पे और एक डायनेस्टी मिलती है सर, वो कौन सी मिलती है, तो एक तो चोला डायनेस्टी मिलेगी तमिलनाडु के नॉर्थ वाले रीजन में, और तमिलनाडु के साउथ वाले रीजन के अंदर मिलेगी पंड्या डायनेस्टी सर, ठीक है ना। तो ये आपकी मोटे मोटे तौर के ऊपर अलग अलग डायनेस्टीज है जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया के ऊपर पावर के ऊपर आई। अब हमको ये देखना है, कल हमने देखा था कि इन तीनों के इतिहास के बारे में हमको संगम पीरियड काफी नॉलेज देता है। एंड संगम एज बताता है कि यहाँ पे राजाओं क्या करते थे, राजा का शासन कैसे चलता था, शिल्पादिक्रम, मणिमेगलाई, देन वी सी बुक कॉल्ड टोलकपियम सर, है ना, थिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई थिरुकुलार। तो ऐसी मल्टीपल बुक्स हमको मिलती है जो संगम लिटरेचर के द्वारा ये साउथ के राजाओं के बारे में जानकारी देती है। अब देखिए एक चीज हमको मिलती है कि अब यहाँ से भारत की सिस्टम बदल जाएगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम बदल रही है सर, है ना। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया है सर, है ना, तो ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है, ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत हमको ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है सर, ठीक है। ये बदलाव कैसे आ रहा है आप देखोगे तो अशोक अपने आप को चक्रवर्ती कहता था सर, ठीक है। सो अशोक एक्चुअली इन दी राइटिंग्स वी फाइंड यहाँ पे आपको चक्रवर्ती का कंसेप्ट दिखेगा। चक्रवर्ती का मतलब है कि एक ऐसा शासक जिसके रथ का पहिया चारों दिशा में घूम रहा है, मतलब साम्राज्य विस्तरण अशोक ने बहुत बड़ी मात्रा में किया था, एम्पायर ऐसे ही थोड़ी बन गया था सर, ठीक है। बट उसके सामने जब यहाँ पे देखेंगे तो वी सी कि यहाँ पे जो पॉलिटी है, ये पॉलिटी पूरी तरह से बदल रही है सर, ठीक है। ये पॉलिटी के तहत आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है, तो पहला चेंज हमको मिल रहा है कि छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हो गए। मतलब शुंग का अपना छोटा रजवाड़ा बना, कण्व डायनेस्टी इसके बाद आती है, और लेटर ऑन फिर गुप्ताज आएंगे, यहाँ पे खारवेल करके राजा आए हैं, सतवाहनास है सर, ठीक है, वेस्टर्न क्षत्रप्स है, ये चारों के चारों विदेशी दूत डायनेस्टीज आती है वेस्टर्न इंडिया के अंदर रूल करते हुए। बट कोई भी अपने पॉलिटिकल डायमेंशन के तहत एम्पायर नहीं बना पाया सर, नो वन वॉज एबल टू मेक द एम्पायर सर, ठीक है। अब कहानी क्या चलती है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, एनसीईआरटी किन किन पॉइंट्स के ऊपर लिखता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये वो पीरियड है जब यहाँ पे एक तो साउथ इंडिया के अंदर बहुत बड़े चेंजेस है,
और नए नए प्रकार के चीफडम बनने की शुरुआत हुई। चीफडम के तहत मैंने आपको चोला, चेरा और पंड्या के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन किया, जिनको संगम लिटरेचर के अंदर भी हाईलाइट किया गया है सर, है ना। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दैट पॉइंट। उसके बाद सातवाहन डायनेस्टीज के बारे में हमको पता चलता है 2nd सेंचुरी बीसी में लोग पावर के ऊपर आते हैं और करीबन 2nd सेंचुरी सी तक, मतलब 300-400 साल तक इनका शासन चलेगा। काफी लंबे डायनेस्टी तक ये रूल करते हैं सर, ठीक है। शक डायनेस्टी ऊपर नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको दिखेंगी, ये भी सेंट्रल एशिया से आई होती है और ये भी इनफैक्ट भारत के अंदर मथुरा वाले रीजन और उसके बाद उनका ही एक ब्रांच गुजरात और मालवा में स्थायी होगा, जिसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न क्षत्रप सर, ठीक है। इन सब की सामाजिक उद्भव के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, इसके लेके काफी सारे प्रश्न होते रहते हैं। और मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि ये जो किंग्स है इनका पॉलिटिकल लाइफस्टाइल कैसे रहता है। अब देखिए यहाँ पे राजाओं के बारे में बहुत इंटरेस्टिंगली बोला गया है, वो है डिवाइन किंग्स सर, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत हमको राजाओं के इतिहास के बारे में पता चलता है कि अब राजा अपने आप को देवी और देवता के समान कंसीडर करते हैं सर, ठीक है। इनकी जो डिवाइनिटी का एस्पेक्ट है, ये डिवाइनिटी के एस्पेक्ट को ही समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे अब यहाँ पे राजा अपने आप को भगवान के समक्ष कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। अब ये जो डिवाइनिटी का कंसेप्ट है कौन लेके आया, पहले तो ये डायनेस्टी आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। तो डिवाइनिटी का कंसेप्ट हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे, व्हेन वी सी द कंसेप्ट ऑफ डिवाइनिटी व्हिच इज एक्चुअली फॉलोड बाय द किंग, तो मल्टीपल डायनेस्टीज के अंदर आपको डिवाइनिटी का कंसेप्ट दिखेगा। जैसे यहाँ पे कुषाण डायनेस्टी के जो राजा है उसमें आपको कनिष्क करके राजा दिखेगा। कौन दिखेगा? यू विल फाइंड अ किंग कॉल्ड एज कनिष्क। कनिष्क का नाम सुना है कि नहीं सुना आप सबने सर, ठीक है। कनिष्क करके जो राजा है वो अपने आप को कहता है कि मैं देवपुत्र हूं सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर ये चोला, चेरा और पंड्या डायनेस्टी के जो राजा, हमने कल के क्लास के अंदर इसका एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया था, वो बताते हैं कि हम क्या है, को का मतलब भी एक राजा के समय भगवान के जैसे ही कंसिडर किया गया है सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर ये खारवेल राजा भी अपने आप को इस तरह से हाईलाइट करा रहा है। सातवाहन डायनेस्टी में राजा कहता है मैं एकज ब्राह्मण हूं। एकज ब्राह्मण का मतलब क्या है कि मैं एकमात्र ब्राह्मण हूं जिसके द्वारा ये पूरी सिस्टम चल रही है, ये शासन चल रहा है सर, ठीक है। तो डिवाइन एस्पेक्ट आपको बहुत दिखेगा। ये जो डिवाइन एस्पेक्ट है ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में काफी प्रोमिनेंस वे के ऊपर आया। अशोक खाली ऐसा कहता था कि मैं देवम प्रियासी हूं। अशोक क्या कहता था? मैं देवम प्रियासी हूं। अब राजा क्या कह रहे हैं कि हम तो डिवाइन हैं, हम तो भगवान के अवतार के समून हैं, हम खुद ही भगवान हैं सर, ठीक है। कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है। आपने डायलॉग सुना होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया में चलता रहता है। तो यहाँ पे भी राजा लोगों की यह कहानी दिखेगी। यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ स्टोरी व्हिच इज बीइंग फॉलोड बाय द किंग, जहां राजा इस प्रकार की बातें कहता रहता है सर, ठीक है ना। तो एक डिवाइन किंग्स का कंसेप्ट चलता है। अब आप देखिए क्या बोल रहा है, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विथ अ वेराइटी ऑफ डीटीज। अलग अलग प्रकार की डीटीज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे कुषाण डायनेस्टी के बारे में बात की गई। अब देखिए भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए ना, उसका सीक्वेंस याद रखेगा सर, ठीक है। क्योंकि कुषाण तो काफी बाद में आए सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। ये जितने भी विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उसमें जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपको सीक्वेंस पूछता है कि ये सीक्वेंस कौन आया सर, ठीक है। तो पहले तो इंडो ग्रीक्स आ जाएंगे सर, ठीक है। इंडो ग्रीक सबसे पहले आएंगे 200 बीसी में, फिर 100 बीसी तक आते आते ये शक डायनेस्टी आएगी, फिर पार्थियंस आएंगे, फिर कुषाण आएंगे। ये कुषाण में ही कनिष्क करके राजा आता है। तो ये कनिष्क का जो टाइम फ्रेम है दैट इज अराउंड 78 सीई। याद रखेगा, द टाइम फ्रेम इज 78 सीई, मतलब ये 1st सेंचुरी में आ गया है, मतलब 0 के बाद वाला पीरियड आ गया है सर, ठीक है। ये कनिष्क है जो अपने आप को डिवाइन के साथ जोड़ता है, डिवाइन ओरिजिन के साथ जोड़ता है। ये कहता है कि भाई मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ बंदा हूँ सर, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें करेगा। और इसको है ना, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के अंदर जो चार्ट दिया है वो चार्ट के अंदर भी आपको इसकी बातें मिलेगी सर, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई द चार्ट, क्योंकि ये चार्ट के बेसिस के ऊपर आपको क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री आती है कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, इनका क्या प्रासंगिकता है, जरा बता दीजिए सर, ठीक है ना। तो व्हेन वी फाइंड ये जो मौर्यन है यहाँ पे एंड होता है और जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है उसमें आपको एक तो इंडो ग्रीक रूल दिखेंगे, मैंने आपको बताया, जो सबसे पहले आता है। चोला, चेरा, पंड्या आपको साउथ के अंदर और सातवाहन डायनेस्टी डेक्कन के अंदर दिखेगी। उसके बाद आपको शक डायनेस्टी दिखती है, ये जो फॉरेन डायनेस्टीज आई उसमें इंडो ग्रीक से बाद शक डायनेस्टी आई। और उस टाइम के अंदर हमको पता चलता है कि भारत में रोमन ट्रेड काफी मिलते हैं, गोल्ड कॉइन्स बनने की शुरुआत होती है। इनफैक्ट गोल्ड कॉइन्स भारत में 2 डायनेस्टीज मतलब ज्यादातर यूज करेंगे सर, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि गोल्ड कॉइन्स को शुरू करने वाले थे वो इंडो ग्रीक्स थे सर, है ना। इंडो ग्रीक्स वर दी वंस हु स्टार्टेड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम कनिष्क करके जो राजा है उसने काफी क्वांटिटी के अंदर इशू कराए। आपकी किताब में ये लिखा गया है कि गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द कुषाण्स। आपकी एनसीईआरटी के अंदर कभी कभी ये उनका ओपिनियन ये है कि गोल्ड कॉइन कुषाण डायनेस्टी के द्वारा इशू किए गए थे भारत में, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत में सबसे पहली दफा सर, ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा कि गोल्ड कॉइन्स के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है फ्रॉम द पीरियड ऑफ इंडो ग्रीक्स ओनली। इंडो ग्रीक्स के समय पे भी हमको गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। कनिष्क तक आते आते
काफी बड़ी क्वांटिटी के अंदर गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। अब ऐसा क्यों मिला? क्योंकि कनिष्क वाज द वन हु कंट्रोल द ट्रेड रूट, जिसे हम लोग सिल्क रूट के रूप में पहचानते हैं। स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी को याद करिएगा, प्लीज ट्राई टू रिकॉल द स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी। आपको पता चलेगा कि कनिष्क के द्वारा एक टाइम का सिल्क रूट को कंट्रोल किया जाता था, और वो सिल्क रूट था जो एशिया से यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी थी, मतलब जिसे आजकल चाइना वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में पहचानता है ना, उसी के बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ सर, ठीक है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर वी फाइंड कि जब कनिष्क करके राजा आया तो कनिष्क काफी पावरफुल था और उसने काफी साम्राज्य भी बनाया था। इनफैक्ट कनिष्क के बारे में बोला जाता है कि ही हैड मेड अ ह्यूज एम्पायर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री विद ड्यूअल कैपिटल्स, है ना। तो उसके पास दो दो तो राजधानी उस टाइम पे हुआ करती थी, और इन्हीं बेसिस के ऊपर से इसने अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के रूप में कंसीडर किया सर, ठीक है। सो वी सी दैट कुषाण के द्वारा काफी सारी ये डिवाइनिटी क्लेम की गई है, जहां पे हमको पता चलता है कि कनिष्क करके राजा है, और कनिष्क के समय पे काफी सारे इंस्क्रिप्शंस इश्यू किए गए सर, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शंस में एक इंस्क्रिप्शन का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है रबातक इंस्क्रिप्शन सर, ठीक है। रबातक इंस्क्रिप्शन, है ना, ये अफगानिस्तान में मिला है, बट ये रबातक इंस्क्रिप्शन में कनिष्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है कि उसका साम्राज्य कहां से कहां तक था, ठीक है। सो ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत हम लोग जब पहचानते हैं तो वी डू गेट इंस्टेंसेस कि कनिष्क हैज एक्चुअली रूल्ड इन द पीरियड ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड ही हैड टू कैपिटल्स, वन एट पेशावर, या इसको ही पुरुषपुर के रूप में भी पहचानते थे, एंड द सेकंड वन एट मथुरा सर, ठीक है ना। सो पेथावर एंड मशूरा, ये दोनों के दोनों उसके लिए बहुत प्रोमिनेंट थे। रबातक इंस्क्रिप्शन में उसकी बात की गई है कि वो सेंट्रल एशिया के ऊपर भी कनेक्टिविटी रखता था, मतलब जो अफगानिस्तान वाला रीजन है वहां से उसका, क्योंकि रबातक वहां पे ही जगह आई है। रबातक इंस्क्रिप्शन से हमको पता चला कि ही हैड एक्चुअली कंट्रोल्ड द रीजन अप टिल पाटलिपुत्र सर, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद पाटलिपुत्र वाले रीजन में भी उसका प्रभाव रहा होगा, और वहां से उसने काफी अपना पॉलिटिकल जलवा भी दिखाने की कोशिश की होगी सर, ठीक है। तो उसके समय पे हमको बहुत सारी किताबें दिखेगी, उसके समय पे हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे, जिनके बेसिस के ऊपर हम लोग उनके हिस्ट्री को समझ पाएंगे सर, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत वी सी की राजा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के पहचानते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि हमको इंस्क्रिप्शंस के अंदर बातें मिलती है, और ये बातों के तहत हमको पता चलता है कि ये लोग अपने आप को अलग अलग प्रकार से भगवान के स्वरूप के रूप में दर्शाएंगे। कहाँ कहाँ से पता चलती है? लिटरेचर में बात की गई है, स्कल्पचर में बात की गई है, कॉइन्स में बात की गई है। अब आपको पता होगा कि ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, ये पीरियड के तहत भारत में मूर्ति कला की शुरुआत हो रही है सर, ठीक है। एंड व्हेन वी फाइंड द पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर या पोस्ट मॉडर्न आर्ट सर, ठीक है, उत्तर मौर्य काल के तहत हमको पता चलता है कि कला के अलग अलग प्रकार डेवलप हो गए थे, और ये जो पोस्ट मॉडर्न आर्ट फॉर्म के तहत जो सिस्टम डेवलप हुई है, जो चीजें बनी है, उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है? वी आर एबल टू सी दैट 3 schools ऑफ आर्ट डेवलप सर, ठीक है। वन वाज नोन एज द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट सर, है ना। तो कला की एक गांधार आर्ट फॉर्म डेवलप होती है। दूसरी आप देखोगे तो आपको मथुरा आर्ट फॉर्म दिखेगी, और तीसरी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा अमरावती आर्ट फॉर्म सर, है ना। तो ये तीनों के तीनों कला के प्रकार है, ये अलग अलग मूर्ति कला जो बनती थी उसका प्रकार है। कनिष्क के समय पे हमको गांधार और मथुरा आर्ट फॉर्म दोनों दिखेंगे सर, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आए हुए थे और ये विस्तार के अंदर कनिष्क ने एक्चुअली चीजें कैप्चर की थी। सो वी फाइंड कि द गांधार स्कूल आर्ट एंड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वर एक्चुअली पेट्रोनाइज्ड बाय कनिष्क, एंड कनिष्क ने इसको पेट्रोनाइज किया था। पेट्रोनाइज्ड आर्ट स्कूल्स जो भी अलग अलग प्रकार की बन रही थी, मूर्ति बन रही थी, खास करके बुद्धा के रिलेटेड बन रही थी, और इसमें उसकी इमेजेस बनती है सर, है ना। ये इमेजेस में हमको पता चलता है कि एक तो गॉड की इमेजेस थी, बुद्ध की इमेजेस दिख जाएगी, खास करके गांधार के अंदर। मथुरा में हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्ति बनती थी। कनिष्क यहाँ पे मूर्ति यहाँ पे अपनी खुद की भी बनाएगा सर, है ना, राजाओं की मूर्ति भी बनाएगा। अब राजा की मूर्ति बनाता है, बड़ी वाली मूर्ति बनाता है सर, ठीक है। ये मूर्ति का बेस बना के भी बहुत हिस्टोरियंस का मानना है कि भाई ये देखिए अपने आप को देवता के समान बोलता है सर, ठीक है। तो आपकी पॉलिटिकल जो कंडीशन है बदल जाती है, नोशन ऑफ किंगशिप बदल जाती है, जहां राजा अपने आप को देवता के समान कंसिडर करेगा, और राजा कहता है कि कभी कभी तो लगता है अपनिज भगवान है सर, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे इसके अंदर से मिलती रहेगी। वी फाइंड कि कनिष्क के समय पे हमको काफी सारी मूर्तियां दिखी है, खास करके कुषाण रूलर्स की मल्टीपल आपको स्टैच्यूज दिखेंगे, जहां मथुरा के पास एक श्राइन है। वी कम टू नो कि मथुरा के पास एक जगह है जहां पे आपको एक पूरा एंक्लोजर मिला है। एंक्लोजर का मतलब है कि एक ऐसी जगह मिली है जहां राजा की मूर्तियां मिल जाती है सर, ठीक है। तो ये काफी प्रोमिनेंट पॉइंट आपको यहां दिखेगा। अफगानिस्तान के अंदर भी हमको कुषाण के समय की मूर्तियां दिखी है, जहां पे राजाओं की मूर्ति मिल जाएगी। वील फाइंड द स्टैच्यूज ऑफ द किंग एज वेल सर, ठीक है। तो इन्हीं कंडीशंस के बेसिस के ऊपर हिस्टोरियंस का मानना है
कि ये जो कुषाण वंश के राजा थे ये अपने आप को गॉड लाइक या भगवान के जैसा कंसीडर करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको चीज़ें मिलेगी, ये अपने आप को भगवान के कंसीडर करेंगे, ये कहेंगे कि अपन ही भगवान है सर, ठीक है। मैनी कुषाण्स ऑल्सो रूल्ड द आइटल देवपुत्र, मैंने आपको बताया कि जो इनफैक्ट कनिष्क करके राजा है, ये कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कहता है। कनिष्क कहता है कि मैं तो देवों का पुत्र हूँ, मुझे अपॉइंट किया गया है, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा अपॉइंट किया गया है। मतलब अशोक अपने आप को देवम प्रियासी या प्रियदर्शी कहेगा, ये तो उससे एक स्टेप आगे चला जाएगा, मैं कि देवों का पुत्र हूँ। नेक्स्ट कोई राजा आएगा वो कहेगा कि मैं खुद ही भगवान हूँ सर, ठीक है ना। तो देयर कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स, आपको बहुत सारे इसके अंदर से पॉइंट्स मिलते रहेंगे जिनके बेसिस के ऊपर से आपको समझना पड़ेगा। तो कनिष्क इस प्रकार के टाइटल देके, कनिष्क इस प्रकार के टाइटल देके अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए मैं भगवान के द्वारा भेजा गया बंदा हूँ, या भगवान के द्वारा इस प्रकार की मुझे अपॉइंटमेंट की गई। अब सवाल ये आता है कि प्राचीन भारत के अंदर राजा क्यों इस प्रकार के अपने आप को देवपुत्र कहते थे या देवम प्रियासी कहते थे। तो एक होता है लेजिटिमेसी गेन करना, क्योंकि प्रजा के ऊपर आपको लेजिटिमेसी गेन करनी होती है। आपको पता है कि आपको लंबे समय तक शासन करना है, और उनके ऊपर शासन करने के तहत आपको उनको अपना वो जलवा दिखाना पड़ेगा कि देखिए हम किस तरह से यहाँ पे रूल कर रहे हैं और हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा सिग्निफिकेंस क्या है सर, ठीक है। तो ये लेजिटिमेसी का एक पॉइंट आता है, दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ लेजिटिमेसी वेयर द किंग्स विल ट्राइंग टू आई वुड से कंट्रोल देम वाया द पुटिंग लेजिटिमेसी। इनफैक्ट कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कहता है, उसके पीछे का कारण चाइनीज किंग्स भी हुआ करते थे, क्योंकि चाइना के अंदर भी आपको ट्रेडिशनल पीरियड के अंदर दिखेगा जहां पे राजा अपने आप को सन ऑफ द हेवन कहते हैं। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली कनिष्क है डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस विद द चाइनीज एम्परर्स, है ना। इनफैक्ट सेंट्रल एशिया में जो चाइनीज डायनेस्टी के जो किंग्स हुआ करते थे उनके साथ कनिष्क की लड़ाई भी हुई थी। एक समय की बात है जहां कनिष्क ने इनके 3 युवराजों को भी पकड़ लिया था सर, है ना। और कनिष्क वाज द वन जिसने सिल्क रूट को कैप्चर किया था। अब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सिल्क रूट के बारे में चीज़ें पढ़ी होगी, या इवन आज की तारीख में भी देखा होगा कि चाइना जिसे आज की तारीख में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में डेवलप करवा रहा है, उसको पुराने पुराने विश्व के अंदर सिल्क रूट कहते थे। और ये जो सिल्क रूट के रूप में जो चीज़ें डेवलप हो रही थी उसमें चाइना की मोनोपोली हुआ करती थी। तो कनिष्क ने जब पेशावर के अंदर अपना साम्राज्य बनाया तो ही मेड श्योर दैट ही विल कंट्रोल दिस रीजन, एंड देन ही केम इनटू कांटेक्ट विद द चाइनीज किंग्स, एंड फिर चाइनीज के साथ उसकी लड़ाई हुई। खैर वो एक बार पराजित भी होता है, ही ऑल्सो गॉट डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ द चाइनीज। बट ओवरऑल आपको दिखता है कि यहाँ पे किंगडम की जो कंसेप्ट है वो बदल रही है सर, है ना। राजा अपने आप को पकड़ने के लिए, राजा अपने आप को वो है ना कि प्रजा के अंदर पॉपुलराइज करने के लिए इस प्रकार के सिस्टम बनाएगा, और ये सिस्टम आपको हर एक किंगडम के अंदर देखेगी। ये कनिष्क की कहानी नहीं है। इवन आप पकड़ने की कोशिश करें, हमारे बाजू वाला कंट्री है नेपाल, या भूटान देख लें। नेपाल में तो खैर राजाशाही खत्म हो गई है। भूटान में आपकी जो चौग्याल डायनेस्टी है सर, ठीक है ना, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर दैट, है ना। तो वो भी अपनी लेजिटिमेसी बुद्धिस्ट किंगडम के रूप में बताते हैं। तो वो अपने आप को बुद्धिस्ट किंगडम के रूप में लेजिटिमेट क्यों करवा रहा है, तो उसके पीछे का भी कारण यही है। द फंडामेंटल रीजन इज दिस ओनली। तो कंटिन्यूसली आपको कटिंग अक्रॉस ऑल द डायनेस्टीज ये डिवाइनिटी का कंसेप्ट दिखेगा इन द हिस्ट्री सर, ठीक है। और इसी के कारण हमको पता चलता है कि बहुत सारे किंग्स अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के साथ जोड़ेंगे। वो कहेंगे कि हमारी जो अपॉइंटमेंट है एक डिवाइन शक्ति के द्वारा की गई है, और इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग अपना एम्पायर का निर्माण करेंगे सर, ठीक है ना। तो कनिष्क बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग था। इनफैक्ट कनिष्क के कोर्ट के अंदर हमको पता चलता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स बैठा करते थे, और इसमें बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आपको दिखेंगे सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड मल्टीपल स्कॉलर्स विल बी रिसाइडिंग इनटू द कोर्ट ऑफ कनिष्क। आपने वासुमित्र का नाम सुना होगा सर, ठीक है। इनफैक्ट वासुमित्र का इंपॉर्टेंस ये है कि कनिष्क के समय पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। हम लोग है ना, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो बुद्धिज्म के ऊपर ही है। तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना आगे की क्लासेस में, तो ये बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट काउंसिल्स के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द बुद्धिज्म इमर्ज्ड, एंड बुद्धिज्म में किस प्रकार से अलग अलग वो क्या ब्रांचेस निकल के आ गई, और बुद्धिज्म इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे डिक्लाइन में गया। तो एक अलग से टॉपिक है, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द फर्दर क्लासेस। बट यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की कहानी मिलेगी। कश्मीर के अंदर कनिष्क एक मीटिंग करवाता है बुद्ध साधु संतों को बुला के, और वासुमित्र करके एक बुद्ध संत हुआ करते थे सर, ठीक है। तो वासुमित्र देखेंगे, देन यू विल फाइंड अश्वघोष, यू विल फाइंड अश्वघोष। अश्वघोष wrote a book called as बुद्ध चरिता, one of the earliest चरितास, biographies that were compiled in the form of history. इनफैक्ट हिस्ट्री राइटिंग के अंदर चरितास का अपना खुद का महत्व है, अपनी खुद की प्रासंगिकता है, वो भी आपको दिखेगी। देन वी सी बुद्ध चरिता के साथ साथ
we also get the significance in the form of Nagarjuna. Nagarjuna was a scholar of Buddhism only sir. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स आपको दिखेंगे जो कनिष्क के कोर्ट में बैठते हैं। एक अजीसीलस करके आपको एक दिखेंगे, ग्रीक इंजीनियर थे जो कनिष्क के समय पे स्तूप बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, उसके लिए मूर्ति बनाएंगे सर। ठीक है, वी ऑल्सो फाइंड कि आपको उन्हीं के कोर्ट के अंदर चरक दिख जाएंगे। चरक अगर आपको पता होगा तो उनके द्वारा एक बुक कंपाइल की गई थी, चरक संहिता। इट वाज अ बुक ऑन मेडिसिन। तो कनिष्क के कोर्ट में आपको कॉइन्स बहुत सारे इश्यूज मिल जाएंगे। कनिष्क के समय पे हमको पता चलता है कि ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही है, एंड वी सी दैट राजा को अलग अलग तरह से दर्शाने की कोशिश की जा रही है सर। ठीक है, सो वी फाइंड कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कनिष्क के समय पे आपको कोर्ट दिखते हैं, कुषाण कॉइन्स, किंग कनिष्क रिवर्स विथ अ डीटी सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक राजा का आपको एक फोटो दिख रहा है और पीछे एक भगवान दिख रहे हैं डीटी के रूप में सर। ठीक है, इनके कॉइन्स के ऊपर से हमको पता चलता है कि गोल्ड कॉइन्स काफी बड़ी मात्रा में यूज किए गए हैं सर। ठीक है, और ये गोल्ड कॉइन्स सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के हुआ करते थे। तो प्राचीन भारत के अंदर ये कुषाण का समय इनफैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां राजा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के साथ देखने की कोशिश करता है। राजा इनफैक्ट कॉइन्स भी इशू करेगा, उसमें अपने आप को भगवान के साथ कंपेयर करेगा, और कंपेयर कराने की एक टेक्निक थी जहां आगे पीछे वो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ेगा सर। ठीक है, इनफैक्ट इनके समय पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इस प्रकार के इमेजेस मिले हैं। ये इमेजेस के अंदर भी हमको पता चलता है कि राजा एक अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बताने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट ये है ना मथुरा के अंदर से मिला हुआ है, और एक इमेज का प्रकार है जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के साथ जोड़ा है। तो आपने देखा होगा कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत भारत में 3 अलग अलग प्रकार के आर्ट फॉर्म डेवलप हुए। तो एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, फिर एक बनता है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, और एक बनता है आपका अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है ना, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत आर्ट फॉर्म डेवलप होते हैं, ये सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा डेवलप किया गया था सर। ठीक है, क्योंकि सातवाहन यहाँ डेक्कन में रूल कर रहे थे, तो दे एक्चुअली डेवलप द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा कनिष्क के समय पे बना, और गांधारा आर्ट भी जनरली कनिष्क और उसके पहले के टाइम से डेवलप होना शुरू हुआ था। अब इनकी खासियत ये है कि मथुरा में आपको रेड सैंडस्टोन दिखेगा, सो यू विल फाइंड रेड सैंडस्टोन, लाल माटी के पत्थर से बनी हुई मूर्तियां दिखती है सर। ठीक है, और खासियत यह है कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इवन अदर जो राजाओं की मूर्ति है वो सब मिल जाती है मथुरा के अंदर। इसके लिए आपको मथुरा में बुद्ध की तो मूर्तियां मिलेगी, यू विल फाइंड द इमेजेस ऑफ बुद्धा, जो बुद्ध इनफैक्ट आप देखोगे तो एक मुद्रा के अंदर आपको दिखेंगे, यू विल फाइंड बुद्धा इन अ पर्टिकुलर मुद्रा विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर। वो पद्मासन में बैठे हैं और उसके आजू बाजू में आपको वज्रपानी और चक्रपानी दिख जाएंगे सर, है ना। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम आपको कराएंगे उसको कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, गांधार के अंदर आपको दिखेगा कि खाली बुद्धिस्ट मूर्ति है, और खासियत यह है कि इसमें ब्लू ग्रे सैंडस्टोन यूज होता है, ब्लू ग्रे सैंडस्टोन सर। ठीक है ना, तो वी सी दैट द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कनिष्क के समय पे डेवलप हो रही है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कनिष्क के समय पे डेवलप हो रही है। गांधार के अंदर आपको जो बुद्धिस्ट इमेजेस मिलती है, खाली जो मूर्ति है वो बुद्धिस्ट इमेजेस दिखेगी, और बुद्ध के रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं उन सबको मूर्तियों के रूप में इन्हें दर्शाने की कोशिश की है। अमरावती के अंदर आपको व्हाइट मार्बल दिखता है, यू विल फाइंड द यूज ऑफ व्हाइट मार्बल सर। ठीक है, तो ये जितने भी व्हाइट मार्बल्स थे इनका उपयोग करके इन्होंने यहाँ पे मूर्ति निर्माण कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कुषाण की मूर्ति मिली है, कनिष्क की जो मूर्ति मिली है, इसमें अपने आप को डिवाइन दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि सर ये तो हेडलेस इमेज है, इसके ऊपर तो आगे इसका फोटो ही नहीं है। तो इसके नीचे ना एक इंस्क्रिप्शन था, इसके नीचे एक इंस्क्रिप्शन था, मूर्ति के नीचे 2-3 लाइनें लिखी हुई है, जहां पे हमको पता चलता है कि जो कुषाण किंग है कौन है, कनिष्क, उसकी पूरी कहानी आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी वाले भी बहुत जबरे लोग हैं, जबरा का मतलब समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ अ कुषाण किंग। अरे भाई लिख देते ना कि कनिष्क की मूर्ति है, कुषाण किंग खाली लिखा है, कनिष्क को आगे लाड़ दिया है। यहाँ एक लाइन लिखने में क्या जाती कि ये कनिष्क की मूर्ति है। Why you wrote something like that? Because they wanted to portray कि ये डिवाइन ओरिजिन वाला बंदा है, तो ये दैवीय ओरिजिन है। अब देखोगे तो इसके हाथ यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ऊपर का जो चेहरा है किसी ने तोड़ दिया है, मतलब इसका जो थोबड़ा है किसी ने मूर्ति को खंडित कर दिया होगा। ठीक है, बट इससे हमको 3-4 चीजें पता चलती है, इनके ड्रेसिंग के बारे में पता चलता है। वी कम टू नो अबाउट द ड्रेसिंग, है ना। हमको बूट्स के बारे में पता चलता है, इन्होंने किस प्रकार के जूते पहने हुए, शूज पहने हुए हैं सर। ठीक है ना, और ये किस तरह की अपनी अपनी सिस्टम को चलाते थे सर। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन दिख रहा है, यू कैन सी द इंस्क्रिप्शन ओवर हियर। फिर यहाँ पे उनकी तलवारें दिख रही है, मयान दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको मयान दिख रही है। तो काफी सारी चीजें हैं इंटरेस्टिंग वे के अंदर। इन्होंने जो ट्यूनिक पहना है, ये ट्यूनिक के बेसिस के ऊपर भी हमको पता चलता है कि ड्रेसिंग की नई सिस्टम डेवलप की होगी। तो पुराने समय के अंदर हमको जो ड्रेसिंग दिखती है वो ड्रेसिंग सिस्टम भी यहाँ पे चेंज हो गई होगी, मोस्ट प्रॉब्ली पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक आते हैं।
क्योंकि राजा अपने आप को भगवान के समक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को शक्तिशाली दिखाता है। इनफैक्ट भारत में आपको अयोध्या दिखेंगे, ये अयोध्या के रूप में पहचानते हैं। अयोध्या एक ऐसे वॉरियर्स है जिसको मूर्तियों के रूप में बहुत सारे मंदिरों के ऊपर दिखाए गए सर, है ना, अलग अलग मुद्राओं के अंदर भी आपको दिखेंगे, आयुध के रूप में पहचानते हैं, दे आर नोन एज आयुध, है ना, तो युद्ध करने के योद्धाओं के रूप में आपको दिख जाएंगे। खैर, तो ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट पॉइंट्स हमको दिखते हैं जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर काफी प्रोमिनेंस वे के अंदर डेवलप हुए, और मेनली हमको पता चलता है कि डिवाइन स्टेटस काफी सारे राजाओं ने क्लेम किया सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही क्लियर कट हो जाना चाहिए कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत ये डिवाइन स्टेटस किस तरह से अलग अलग राजा क्लेम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली वी सी की एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, और उसमें हमको पता चल रहा है कि राजा डिवाइन स्टेटस क्लेम कर रहा था, उसके पीछे का एक मुख्य कारण था कि धीरे 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 राजाओं को अपना प्रभाव भी बढ़ाना था, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, एंड बाय 3rd और 4th सेंचुरी बीसी वी फाइंड द इमर्जेंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर सर, ठीक है। तो होता क्या है कि 200 बीसी से लेके 300 सी तक का जो पीरियड है दैट इज द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, एंड समवेयर ड्यूरिंग द 320 तक आते आते वी फाइंड द इमर्जेंस ऑफ द गुप्ता सर, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या हुआ है कि 320 सी तक आते आते गुप्ता पीरियड के बारे में इमर्जेंस हो जाता है, और इसके बारे में भी एक पैराग्राफ डाल दिया। इन्होंने पता नहीं डिवाइन स्टेटस क्लेम करने की जो बात की है वो चैप्टर को ही या वही टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया होता है तो ज्यादा ठीक रहेगा, बट इन्होंने फिर ये डिवाइन स्टेटस के साथ उसको जोड़ा है गुप्ता पीरियड को, और कहा है कि 300 के बाद वाला जो पीरियड है जब भारत में ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, राजा अपने डिवाइन स्टेटस क्लेम कर रहे थे, तभी गुप्ता किंग्स उभर के आए, और फिर यहाँ से आपको चंद्रगुप्त 1, देन वी फाइंड समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, इस प्रकार के अलग अलग शासकों का इतिहास मिलने की शुरुआत हो जाएगी सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अब देखते हैं कि आगे फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ, किस तरह से चेंजेस होते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत, और फिर से सेकंड बिग एम्पायर की शुरुआत होगी। सेकंड बिग एम्पायर का मतलब क्या है कि पहला बिग एम्पायर तो इन्होंने मौर्यस ने बना दिया, अभी हमने पढ़ा और पिछले क्लासेस के अंदर भी पढ़ रहे थे सर। So the first big empire was already established by the Mauryas. So Mauryas are already established and consolidated. So we see that by the 4th century there was evidence of larger states including the Gupta period. अब देखिए गुप्ता पीरियड की शुरुआत हो जाती है, और इन्हीं बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि अब यहाँ से एक नए प्रकार की सिस्टम डेवलप होने की शुरुआत हो जाएगी, एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि धीरे धीरे तौर के ऊपर से हमको पता चल रहा है कि भारत की पॉलिटिकल कंडीशन बदली सर, ठीक है। तो अब देखिएगा कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसे बदल रही है, हाउ द थिंग्स आर डेवलपिंग। ओके, वी फाइंड द पॉलिटी इज चेंजिंग इन एंशिएंट इंडिया सर, है ना। तो लेट मी एक्चुअली टॉक अबाउट द चेंजेस इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, कि भाई प्राचीन भारत में जो राज्य व्यवस्था है कैसे बदल के आती है, किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वी सी जब वैदिक एज की बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो हमको कोई नॉलेज नहीं मिला है कि राजा था कि नहीं था। वैदिक पीरियड के अंदर हमको पता चलता है कि राजन का इंपॉर्टेंस था, एंड राजन जो है ये छोटी कम्युनिटी के ऊपर रूल करता था जिसे हम लोग कहते हैं जन। तो जन वॉज अ ग्रुप सर, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जनपद बन गए लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते, and we see that by the 6th century BC the महाजनपद were established. ये महाजनपद डेवलप हो रहे थे, 16 महाजनपद, 16 से 4 और 4 से 1 आया, और इसमें ही चक्रवर्ती राजा का कंसेप्ट मिल जाता है, चक्रवर्ती राजा का कंसेप्ट मिलता है, और राजा अपने आप को सम्राट के रूप में, एक रट के रूप में कंसिडर करेगा, कहेगा कि मैं सबसे पावरफुल हूँ सर, ठीक है। इसी में से ही मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई, और मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हुई तो उसके कारण हमको क्या मिला, सेंट्रलाइजेशन मिला, मतलब एक राजा के आधारित पूरी सिस्टम मिलती है। यही राजाशाही पूरी तरह से बदलेगी, एंड वी फाइंड कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत, पोस्ट मॉडर्न इंडिया के तहत हमको क्या मिलता है, चीफडम की शुरुआत हो गई सर, है ना। छोटे चीफ पावर के ऊपर आ गए। हमको पता चलता है कि किंगडम बनने की शुरुआत होती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिवाइन ओरिजिन के राजा भी अपने आप को क्लेम करेंगे कि भाई देखिए मैं बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूँ, पर मैं डिवाइन ओरिजिन का हूँ, मैं दैवीय अवतार हूँ, और मेरा भी अपॉइंटमेंट राजा के रूप में होना चाहिए। तो देखिए राजाशाही के प्रकार बहुत बदल रहे हैं। ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड से आप जब गुप्ता पीरियड में जाओगे ना, 4th सेंचुरी तक आते आते, ये गुप्ता पीरियड तक आते आते भारत का इतिहास अब पूरी तरह से बदल रहा है। अब क्यों बदल रहा है, क्योंकि यहाँ से फिर से किंग्स पावरफुल होने की कोशिश करेंगे, पर अब राजा अकेला नहीं है, उसको पावर शेयर करना पड़ेगा। तो उसके नीचे जो आने वाले लोग हैं जिसे हम लोग सामंत कहते हैं,
उनका दबदबा बनने की शुरुआत होती है। खेडिंग पॉइंट है ना। तो कहानी ये चलती है कि ये जो गुप्ता डायनेस्टी है इसके समय तक आते आते ये डिवाइन ओरिजिन का जो पॉइंट है उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि राजा को पता है कि मेरे नीचे आने वाले सामंतों को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। द सामंत और द लोकल फ्यूडेटरीज हु आर एक्चुअली अंडर मी, आई नीड टू कंट्रोल देम। अब सवाल ये आया कि ये सामंत सिस्टम क्या है। सवाल ये आता है कि ये फ्यूडेटरी शब्द मैं बोल रहा हूं कि इसे कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। दो आइडिया ऑफ फ्यूडलिज्म जिसे सामंतवाद के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका निर्धारण कैसे हुआ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहां से गुप्ता पीरियड के अंदर दिखेंगे जो एंशिएंट इंडिया के साथ लिंक अप हो रहे हैं सर, ठीक है। तो बोलता है कि बाय द 4th सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता का फिर से एक नया एम्पायर बना जैसे मौर्य का बना था, ठीक है। Many of this dependent on the सामंत। अब देखिए ये कौन आता है सर, हु आर द सामंत। तो कहानी ये चलती है कि 4वीं शताब्दी तक आते आते मैंने आपको बताया ना सर कि यहाँ पे मौर्यन एम्पायर में एक राजा था, अशोक था या चंद्रगुप्त मौर्य था या बिंदुसार हुआ करता था। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में तो पूरा साम्राज्य खीन बिन हो गया, तो छोटे छोटे रजवाड़े बन रहे थे पूरे भारत के अलग अलग विस्तार में। हमने देखा गुप्ता पीरियड में राजा का महत्व तो बढ़ेगा, बट राजा को एक चीज पता चल रही है कि मुझे पावर को शेयर करना पड़ेगा मेरे नीचे आने वाले सामंतों के साथ सर, ठीक है। अब इनके लिए एक शब्द यूज होता है इंग्लिश के अंदर, फ्यूडल लॉर्ड, है ना। तो सामंत प्रकार की शासन व्यवस्था जहां पे राजा के साम्राज्य के अंडर ही विद इन द एम्पायर ऑफ द किंग you will find small political kings, or you will say small political heads who were actually yielding power। एक ऐसे वर्ग के लोग थे जो सत्ता को चला रहे थे, सत्ता को दबा रहे थे और सत्ता के आधारित सिस्टम को गवर्न कर रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट ये जो गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड के अंदर आपको ये सामंती प्रथा का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और इसी के कारण हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो सामंत हुआ करते थे दे वर द लोकल लॉर्ड्स। एक ग्रामीण विस्तार के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर के कोई शासक हो सकते हैं। और सामंत की डेफिनेशन भी यहाँ पे एनसीईआरटी ने दी है कि द मैन हु मेंटेन्ड देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर लैंड। अब देखिए ये आपको बहुत इंटरेस्टिंगली प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई सामंत लोगों का रोल क्या था सर, है ना, कि गुप्ता एज में सामंतों का रोल क्या था, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है, क्योंकि सामंत पद्धति ही उसके बाद आप समझोगे तो भारतीय इतिहास का पार्ट बन जाएगी। और ये सामंत पद्धति के तहत हमको ये पता चल रहा है कि जो राजा है उसको चैलेंज भी किया जा रहा था कभी कभी टाइम के ऊपर सर, ठीक है। तो ये सामंतों का महत्व बढ़ता है। तो पॉलिटिकली चेंजेस क्या हो रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, राजाशाही उद्भव का डेवलपमेंट हमको वैदिक पीरियड में देखा। महाजन पीरियड तक आते आते राजा चक्रवर्ती बन रहा है, राजा कहता है कि मेरा रथ चारों दिशाओं में चलेगा। मौर्य तक आते आते एकच सम्राट की शुरुआत होगी कि भाई एक ही राजा बाकी सबको खत्म कर दिया। पोस्ट मौर्यन में डिसइंटीग्रेशन हुआ। गुप्ता पीरियड में फिर से एम्पायर तो बनेगा, बड़ा राज्य का निर्माण भी किया गया, बट राजा को पावर शेयर करना पड़ता है फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ। ये सामंत लोग जमीन को कंट्रोल करते थे, मतलब राजा के अंडर में साम्राज्य में एक छोटा राज्य इनके पास हुआ करता था और इनकी खुद की सेना भी हुआ करती थी। जरूरत पड़ती थी तो ये राजा लोगों के साथ फाइट करने चलते थे और राजा को साम्राज्य विस्तरण में मदद करते थे सर, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी, दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर्स। राजा को मदद किया करते थे कि भाई चलो सैन्य के रूप से आपको जो जो चीजें चाहिए वो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन सब कंडीशंस के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि भारत की पॉलिटिकल सिस्टम जो है बदल रही है बाय द गुप्ता पीरियड तक आते आते सर, ठीक है। तो ये जो डिवाइनिटी का कंसेप्ट, हम लोग हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ डिवाइनिटी दैट वी एक्चुअली सी इन हिस्ट्री, हमको बहुत क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि ये डिवाइनिटी के कंसेप्ट में काफी सारे बदलाव आने की शुरुआत हो जाती है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। एंड वी सी दैट ये जो डिवाइनिटी का कंसेप्ट है इसमें वी सी दैट राजा जो है, अब राजा को मदद करने के लिए काफी सारे लोग दिख जाएंगे हमको, ठीक है। तो ये सामंत प्रथा है, याद रखिएगा कि गुप्ता पीरियड का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये सामंत लोग एट टाइम्स कभी कभी पावरफुल भी हो जाते थे, और इसके कारण यहाँ पे क्या बोला गया है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत जैसे जैसे समय आगे गया और ये सामंत पावरफुल हुए तो कभी कभी ये भी हो जाता था कि ये लोग कमजोर राजा को उथला के खुद राजा बन जाते थे, ठीक है। तो ये गुप्ता की कंडीशंस आपको यहाँ पे दिखेगी कि गुप्ता पीरियड में जब 6th सेंचुरी का पीरियड आया ना, तो भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं जिसे कहते हैं हुण इन्वेजन, है ना। हुण लोगों ने आक्रमण किया था। तो लंबी कहानी है बट आपको कट शॉर्ट करके बताता हूँ कि पॉलिटिकल चेंजेस कैसे हो रहे थे। तो जब हुण लोगों ने आक्रमण किया, व्हेन द हुण इन्वेजन ऑन इंडिया टुक प्लेस, तो यहाँ जो सेंट्रल इंडिया के अंदर जो छोटे सामंत हुआ करते थे, छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे, वहां के राजाओं ने गुप्ता राजा की मदद की इनिशियली से, ठीक है। तो भारत में गुप्ता राजा की आप सबसे आखिर की ब्रांचेस चल रही थी।
एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी एंड वी डू गेट इंस्टेंसेस कि ये जो गुप्ता किंगडम है उसको ही अपने सामंत ने उठा दिया। यशोधर्मन करके एक सामंत दिखेगा, सो यू विल फाइंड फ्यूडेटरी कॉल्ड एज यशोधर्मन who will be actually toppling his own king, अपने ही राजा को उथला के इवेंचुअली सत्ता को कब्जे करता है। तो ऐसी लंबी कहानी आपको दिखेगी ये सामंती प्रथा के तहत, जहाँ पे एट टाइम्स यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है सर, ठीक है। बट वी सी कि ये गुप्ता राजा भी अपने आप को इंस्क्रिप्शंस के अंदर, अपने कॉइन्स के अंदर, अपनी जो हिस्ट्री है उसके अंदर अपने आप को पावरफुल दर्शाने की बहुत कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो गुप्ता राजवंश के अंदर भी आपको डिवाइनिटी का कंसेप्ट तो दिखता ही है। मैं आपको मूलतः से जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ा रहा हूँ, डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट। तो इन स्पाइट ऑफ किंग गेटिंग वीक, इन स्पाइट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम कमिंग इनटू द पिक्चर, द किंग स्टिल पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द डिवाइन ओरिजिन, है ना। तो डिवाइन ओरिजिन कैसे पता चला? तो डिवाइन ओरिजिन हमको पता चलता है ऑन द प्रशस्तीज। अब गुप्ताओं के द्वारा बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इश्यू किए गए थे, गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इश्यू किए गए थे। ये इंस्क्रिप्शंस में आपको एक प्रयाग प्रशस्ति दिखेगी सर, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त करके जो राजा है उसके द्वारा इशू की गई थी सर, ठीक है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति इशू की गई थी, इसी के तहत वी कम टू नो अबाउट दी हायरार्की एंड वी ऑल्सो सी दैट उसमें राजा का काफी गुणगान किया गया है सर, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे बोला गया है सर, ठीक है। सो पावरफुल सामंत कैन बिकम द किंग्स, काफी सारे सामंत राजा बन रहे थे उस टाइम पे। द हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग द प्रशस्तीज। मैंने आपको बताया ना, प्रशस्ति का मतलब होता है इयोलॉजी सर, है ना। अंग्रेजी में आप देखोगे तो इयोलॉजी के रूप में आपको दिखेगा, जहां राजा के गुणगान गाए जाएंगे। कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ अ किंग, पर्टिकुलरली द पैट्रॉन्स इन जनरल बाय द पोइट्स, मतलब राजा के राज कवियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रशस्ति का निर्माण किया गया, और इसी निर्माण के अंदर भी राजा को डिवाइन ओरिजिन का स्टेटस दिया जाता है सर, ठीक है। अब कहानी कैसे है, कैसे डिवाइन ओरिजिन का स्टेटस दिया गया है सर, ठीक है। तो वी सी दैट जैसे एक प्रयाग प्रशस्ति दिखेगी, समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, गुप्ता डायनेस्टी के राजा के बारे में। ये प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त को एक महान राजा के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है सर, ठीक है। तो ये प्रयाग के अंदर आपको एक पिलर दिखेगा। अब बाय द वे ये प्रयाग प्रशस्ति किसके साथ जुड़ा हुआ है पता है? मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर अशोक के वो बनाए थे, पिलर्स बताए थे, याद आया आपको सर, ठीक है। एंड इन द प्रीवियस क्लासेस एक्चुअली आई हैड डिस्कस्ड विथ यू द पिलर्स ऑफ अशोका। और अगर आपको अशोक के पिलर्स याद होंगे तो मैंने आपको बताया था कि अशोक ने भारत के अलग अलग विस्तारों में अलग अलग पिलर्स की रचना की। उसमें से यहाँ पे आपको एक पिलर दिखेगा, कौशंबी पिलर, है ना। ये कौशंबी का जो पिलर है उसी को ही प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी पहचानते हैं, क्योंकि ये पिलर के अंदर अशोक का अकेले का मैसेज नहीं था। इन दिस पिलर वी सी द मैसेजेस वर आल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रयाग सर, है ना। तो प्रयाग के अंदर जो खंबा डाला गया था उसके भी मैसेज इसके अंदर से कवर किए गए थे सर, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी डू गेट इंस्टेंसेस कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, उसका फाउंडेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सर, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसमें प्रयाग प्रशस्ति के तहत राजा को किस तरह से दर्शाया गया है और राजा किस तरह से डिवाइन ओरिजिन क्लेम कर रहे हैं सर, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि द प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये क्यों इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है? क्योंकि ये पिलर के ऊपर ओरिजिनली आप समझोगे तो अशोक का मैसेज था। दिस पिलर हैड द मैसेज ऑफ अशोका, और इसको क्वीन सेडिक के रूप में पहचानते थे। याद रखिए मैंने आपको इसको बताया था कि इसको क्वीन सेडिक कहते हैं। क्यों क्वीन सेडिक कहते हैं? क्योंकि अशोक की जो क्वीन थी उसका भी मैसेज इसके अंदर से हमको मिलेगा। उसके बाद हमको समुद्रगुप्त की कहानी दिखती है। वी फाइंड द स्टोरी ऑफ समुद्रगुप्त, अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जिसको ये वी.ए. स्मिथ जैसे लोग नेपोलियन के रूप में भी पहचानते हैं। समुद्रगुप्त की जो कंपाइलेशन थी उसके कोर्ट पोर्ट ने की थी हरिसेन। हरिसेन उसका कवि था। उसके बाद हमको अकबर का मैसेज भी दिखता है। वी फाइंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ अकबर एंड वी ऑल्सो फाइंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ जहांगीर। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखेंगे। यू विल फाइंड मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस विच आर एक्चुअली पुट ऑन इन द प्रयाग प्रशस्ति। अलग अलग राजाओं के द्वारा, अलग अलग प्रजा के द्वारा जो भी जाता था वहाँ इंस्क्रिप्शन लगवा के आता था सर, ठीक है। तो संस्कृत के अंदर ये समुद्रगुप्त ने अपनी जो हिस्ट्री है, और खास करके आप समझने की कोशिश करिए कि हरिसेन ने अपने राजा को दर्शाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे डिवाइन कंसेप्ट को, डिवाइनिटी को दर्शाया। अब देखिए क्या बता रहा है सर, ठीक है। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर से एक एक्सेप्ट है सर, ठीक है। टोटल 33 लाइन्स है।
देयर आर 33 लाइन्स विच आर पार्ट ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति। इसमें जीनियोलॉजिकल हिस्ट्री भी है। जीनियोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब यह है कि इसमें समुद्रगुप्त के वंश के राजाओं का मेंशन किया गया है, जैसे चंद्रगुप्त वन का मेंशन किया गया है, श्रीगुप्त का मेंशन किया गया है, घटोत्कच गुप्त का मेंशन किया गया है सर, ठीक है। इसी तौर के ऊपर वीसी इंस्टेंसेस की इसमें और भी पॉलिटिकल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री बात की गई, जिसमें हरिसेन को खुद महादंड नायक के रूप में बोला गया है, राजकवि के रूप में बोला गया है, अमत्य के रूप में बोला गया है सर, है ना। सो संधि विग्रहिका के रूप में उसको बोला गया है, मतलब ही वाज हैविंग मल्टीपल पोजीशंस, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कहानी आपको दिखेगी। और इसमें समुद्रगुप्त जो इंपॉर्टेंट राजा है उसको यहाँ पे अच्छी तरह से हाईलाइट किया गया है। अब देखिए क्या बोला गया है सर, ठीक है। यहाँ राजा को भगवान के साथ जोड़ा गया है। मैंने आपको बताया ना, गॉड लाइक क्वालिटीज राजा को दर्शाने की कोशिश की जाती है। सो यू विल फाइंड गॉड लाइक क्वालिटीज आर हाईलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ किंग। ही वॉज विदाउट एन एंटेगोनिस्टिक ऑन अर्थ। क्या बोला गया है? ही वॉज विदाउट एन एंटेगोनिस्टिक ऑन अर्थ। He, by overflowing of the multitude of his many good qualities, adorned by 100 of good action, has wiped off the fame of other kings with the soles of his feet. He is पुरुष, सुप्रीम बीइंग। इसको क्या कहता है कि ये पुरुष के रूप में है। अब आप प्राचीन भारत में देखोगे तो सांख्य दर्शन दिखता है। यू विल फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी कॉल्ड एज द सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था और कपिल मुनि ने बहुत प्रोमिनेंटली ये दर्शन के द्वारा दो विचार दिए थे। एक के बेसिस के ऊपर कपिल मुनि ये बताते हैं कि इफ यू वांट दिस थिंग सर, है ना, मोक्ष चाहिए अगर आपको, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर किससे बना है। तो उसमें एक पुरुष शब्द आता है। पुरुष और प्रकृति के मिलन से संसार का सर्जन हुआ है। ये पुरुष जो है इसे एट टाइम्स देखोगे सोल के रूप में बोला गया और इसी को ही आत्मा और ब्रह्म के साथ भी कंपेयर किया गया है। यहाँ पे ये जो समुद्रगुप्त है, ये समुद्रगुप्त को इस तरह से हाईलाइट करके हुए बताना चाहते हैं कि हमारे राजा कैसे हैं, बहुत ही दैवीय अवतार के हैं। क्या बोलते हैं सर, ठीक है। ही वॉज विदाउट एन एंटेगोनिस्टिक ऑन अर्थ सर, है ना। इसके लिए कोई ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं था। ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ हिज मेनी गुड क्वालिटीज, इनके पास भर भर के अच्छी खूबियां हुआ करती थी। adorned by 100 of good actions, इनके कार्य बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। has wiped up the fame of other kings, बाकी सारे राजाओं के कार्य को उन्होंने पानी में मिला दिया, मतलब धूल चटा दी सबको, ठीक है। has wiped up the fame of other king with the soles of his feet, अपने पैरों के तले बाकी सारे राजाओं को धूल चटा दिए सर, ठीक है। फिर आगे क्या लिखते हैं सर, समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने लिखा है। देखिए कितनी भर भर के ये लोग लिख रहे हैं। ही इज पुरुष द सुप्रीम बीइंग, मतलब ये गॉड लाइक है सर। सुप्रीम बीइंग का मतलब क्या होता है? हम जिसे सुप्रीम बीइंग कहते हैं आज की तारीख में, उसको तो प्रभु, ईश्वर के रूप में बोलते हैं, अल्लाह के रूप में कहते हैं ना। जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसे ब्रह्म के रूप में कहा गया है वैदिक फिलॉसफी के अंदर, उसी को ही ये कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे राजा तो सुप्रीम बीइंग बन गए हैं। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में जो समुद्रगुप्त का है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के रूप में पहचानते हैं, दिस इज नोन एज प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें क्या बोला गया? He is the Purush, being the cause of prosperity of the good and the destruction of the bad. He is incomprehensible. ये अच्छाई के लिए काम करते हैं और बुराई का सब विनाश करते हैं, तो ये incomprehensible है सर, ठीक है। ये अच्छाई को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। He is one whose tender heart can be captured only by devotion and humility. अगर आप इनको मन में चाहते हो तो इनको अपनी भाव बतानी पड़ेगी, इनको क्या कहते हैं, डिवोशनली आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, इनको अपना गुरु के रूप में मानना पड़ेगा सर, ठीक है। ही इज पोजेस्ड ऑफ कंपैशन, इनके पास हमदर्दी है, इनके पास करुणा है। आप देखिए समुद्रगुप्त को बोला गया है ही इज पोजेस्ड ऑफ कंपैशन, मतलब भगवान के लिए भी हम कहते हैं ना, या सिविल सर्वेंट के लिए भी कहते हैं कि भाई करुणा रखना बहुत जरूरी है, हमदर्दी रखना बहुत जरूरी है। कंपैशनेट नहीं होगे तो आप लोगों की मदद नहीं कर पाओगे। समुद्रगुप्त को कंपैशनेट बोला गया है, ठीक है। ही इज द गिवर ऑफ मेनी 100,000 ऑफ काउज, उसने बहुत सारी गायों दान में दी है। आपने देखा होगा कि एट टाइम्स जो शासक थे वो डोनेशन करते थे ब्राह्मणों को सर, ठीक है। हिज माइंड हैज रिसीव्ड सेरेमोनियल इंटेंशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द मिजरेबल, इनके दिमाग के अंदर अलग अलग प्रकार की सिग्नल्स आ गई है, जहां पे ये जो नीचे के अंदर लोग हैं, समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, खास करके द फॉरलॉर्न पीपल एंड द सफरिंग, उसको ऊपर लाने का काम कर रहे हैं, ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं। ही इज रेस्प्लेंडेंट एंड एम्बॉडीड काइंडनेस टू द मैनकाइंड सर, ये बताते हैं कि ये मैनकाइंड के लिए कितना काइंड रहने वाले हैं। ही इज इक्वल टू द गॉड कुबेर, द गॉड ऑफ द वेल्थ। ही इज इक्वल टू द गॉड वरुण, द गॉड ऑफ द ओशन। ही इज इक्वल टू द गॉड इंद्र, द गॉड ऑफ द रेन्स, एंड इक्वल टू द गॉड यम, द गॉड ऑफ द डेथ। आप समझने की कोशिश करिए कि भाई साहब यहाँ पे हरिसेन ने
समुद्रगुप्त के बारे में कितने सारे मेटाफर्स यूज किए हैं, कितने सारे एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, समझ में आ रहा है सर? इतने भारी शब्दों का प्रयोग किया गया, वो भी संस्कृत के अंदर लिखा गया था 33 लाइनों के अंदर। ये 33 लाइंस को जब एनालिसिस करते हो तो हमको क्या पता चल रहा है कि तौबा तौबा, यहां तो पूरे के पूरे राजा को भगवान के समकक्ष दर्शा दिया है। जहां एक राजा अपने आप को कहता है कि मैं डिवाइन ओरिजिन का बंदा हूं, मैं देव पुत्र हूं, तो यहां खुद देव बन गए हैं, समुद्रगुप्त खुद देव बन गए हैं। इसको पढ़िएगा, कभी एनालिसिस करिएगा कि हाउ दी मोनार्की इज गेटिंग चेंज्ड, हाउ दी मोनार्की इज गेटिंग चेंज एंड हाउ द किंग्स आर एक्चुअली क्लेमिंग द स्टेटस, द किंग्स आर एक्चुअली क्लेमिंग द स्टेटस ऑफ डिवाइन ओरिजिन। सर, राजा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन क्लेम करवा रहा है, और डिवाइन ओरिजिन क्लेम करवाने के पीछे उसके रीजंस क्या थे? अपने आप को लेजिटिमेट करवाना था प्रजा के अंदर। गुप्ता पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पे कंटिन्यूअसली आपको विद्रोह देखने को मिलेंगे और छोटे किंगडम्स डेवलप हो रहे थे। राजा को पता है कि छोटे किंगडम्स के ऊपर कंट्रोल करना है मुझे, तो अपने आप को लेजिटिमाइज करना पड़ेगा, जैसे अशोक ने धम्म के द्वारा दिया था। हमने पढ़ा था ना, अशोक जब मौर्यन पीरियड में आया तो क्या कहता है? वो धम्म के द्वारा अपना एम्पायर को चलाता है। वो अपने आप को देवम प्रियासी कहता है। वो क्या कहता है कि मैं तो देवों का प्रिय हूं, मैं प्रियदर्शी हूं। सर, ठीक है, यहां बोला जाता है कि ये तो कुबेर है, ये तो वरुण है, ये तो इंद्र है, ये तो यमराज है। अगर आप इसके सामने पड़े तो ये यमराज बन के आपको काट देगा। समुद्रगुप्त के लिए बोला गया है कि उसने अश्वमेध किया था, और अश्वमेध ऐसा किया था तो उसका रथ पूरे आर्यवर्त के अंदर कोई नहीं रोक पाया था। Not a single king was able to stop the wrath of the Samudragupta, the chariot of the Samudragupta that he had started in the Aryavarta region. स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है मैंने, पढ़िएगा उसको। छठे की एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। पुराने वीडियोस है, एक आध साल पर एनसीईआरटी में बदला कुछ नहीं है। एनसीईआरटी अब बदलेगी है ना, सरकारें आएगी जाएगी तब बदलेगा, तब देखा जाएगा। अभी एनसीईआरटी में बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट्स आएंगे, पर समुद्रगुप्त का कैरेक्टर तो वैसा ही रहेगा ना। समुद्र था भी खतरनाक राजा था। कविराज उनके लिए गॉड का ओरिजिन देते हैं कि भाई हमारे राजा तो भगवान समकक्ष थे, हमारे राजा तो बहुत ही मजबूत थे, और हमारे राजा के द्वारा जो सिस्टम चलाई गई थी, जिसके बेसिस के ऊपर हमारे राजा ने अपना साम्राज्य विस्तरण किया। सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? कितने गिवर, मतलब आप देखो, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशिएंट का कंसेप्ट कहते हैं ना हम लोग, किस तरह से हाईलाइट किया गया है। कैन यू सी ओवर हियर? अगर आप इसको पढ़िए अच्छी तरह से, ये बोला गया है कि ही वाज विदाउट एन एंटेगोनिस्ट ऑन अर्थ। पृथ्वी के ऊपर इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये दर्शाने की कोशिश की गई है। सर, ठीक है, एंड वी फाइंड कि जब हम लोग इनकी समुद्रगुप्त को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके तहत यहां पे इनको ये बताने की कोशिश की गई है कि इनका जो अपोज करने वाले लोग हैं वो कोई थे ही नहीं पृथ्वी के ऊपर। देयर वाज नॉट अ सिंगल अपोजर ऑफ समुद्रगुप्त, है ना। इसके लिए कहते हैं कि वो विदाउट एन एंटेगोनिस्ट ऑन अर्थ, इनका कोई अपोज करने वाला था ही नहीं, इनको कोई सामने नहीं ले सकता, मतलब इनके सामने नहीं पड़ सकता। By overflowing of the multitude of his many good qualities adorned by hundreds of good action has wiped off the fame of other kings। बाकी से राजों को तो खत्म कर दिया है। Soles of his feet, इस पुरुष के रूप में बोला गया। वेरी इंटरेस्टिंगली डन सर, वेरी इंटरेस्टिंगली डन। गजब है ना सर, राजा अपना कैरेक्टर कैसे बदल रहा है। कहां देवम प्रियासी था, कहां राजा ऋग्वेद के अंदर अलग अलग प्रकार के यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। कभी आप ऋग्वेदिक लिटरेचर को पढ़िएगा, जब आप वैदिक एज में देखोगे ना, यहाँ वैदिक एज के अंदर, वैदिक पीरियड में यहाँ का जो राजन था, मतलब जो राजा था, वो राजन का काम क्या था, वो हवन करता था, वो कर्मकांड करता था, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। और राजा कभी भी रिलीजियस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेगा। उसके बाद देखोगे महाजनपद तक आते आते राजा की सत्ता बढ़ी, चक्रवर्ती का कंसेप्ट आया, राजा का रथ का पहिया सब जगह घूम रहा है, तो भी भगवान को प्रसन्न करने की काम कर रहा है। अशोक तक आते आते राजा बिलवर्ड ऑफ गॉड्स बन गया। क्या बन गया? प्रियदर्शी बन गया सर, देवम प्रियासी बन गया, प्रियदर्शी बन गया। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक आते आते वी फाइंड कि राजा डिवाइन ओरिजिन का हो गया। ये डिवाइन ओरिजिन उसने इंस्क्रिप्शंस के ऊपर दर्शाए, ये डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट उसने अपने लिटरेचर में दर्शाए, और ये डिवाइन ओरिजिन के कंसेप्ट उसने कॉइन्स में इशू कराया। एंड डिवाइन ओरिजिन के तहत आपको समुद्रगुप्त का नाम पता होना चाहिए, कनिष्क का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों के द्वारा
जो अलग अलग प्रकार की कंसेप्ट्स इन्होंने लागू की है, इनके बेसिस के ऊपर अपना पूरा का पूरा हम लोग कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल बेसिस बनाया, एंड इन्हीं पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर से अपने विचारों को और प्रभावित करते हुए लोगों को बताया कि कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है सर। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, यू शुड गेट अ वेरी क्लियर कट पॉइंट कि किस तरह से ये डिवाइनिटी का कंसेप्ट है, ये पोस्ट मॉडर्न इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये डिवाइनिटी का ही कंसेप्ट था जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलता है कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया की जो कहानी है उसमें और एक्सपांशन होगा, एंड दिस इज हाउ वी सी दैट ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड की जो कहानी आगे चलेगी, इसी के तहत अब राजाशाही का जो रोल है वो भी बदल जाएगा सर। ठीक है, सो प्लीज बी श्योर अबाउट द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, प्लीज बी श्योर अबाउट द पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, प्लीज बी श्योर कि हाउ द नेचर ऑफ द पॉलिटी चेंजेस। नेचर ऑफ पॉलिटी का मतलब क्या है कि राजाशाही का कंसेप्ट है ये कैसे बदला सर। ठीक है, तो ये चैप्टर में इसने गुप्ता पीरियड के ऊपर ज्यादा नहीं लिखा है या गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर ज्यादा नहीं लिखा है, इसने कंसेप्चुअल चेंजेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया। एक्चुअली मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किताब का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री सर। ठीक है, द नेम ऑफ द बुक इज व्हाट? द नेम ऑफ द बुक शोज इट्स अ थीम इन इंडियन हिस्ट्री। मतलब मैं आप बुक का टाइटल आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है एनसीईआरटी के अंदर कि जब तक आप उसकी थीम को नहीं पकड़ेंगे ना, यहाँ पे लिखा है ना थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, इसकी थीम को देखना है कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं, कौन से पीरियड में आ रहे हैं, वो उसने नहीं लिखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ सर। ठीक है, कि कौन से पीरियड में गुप्ता डायनेस्टी आई, किस तरह से आई, किस तरह से बदलाव हुए सर। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि प्रॉब्लम आप जब तक थीमेटिकली नहीं देखोगे ना, टिल द टाइम यू विल नॉट सी दिस टॉपिक इन अ थीमेटिक वे, तो आपको लगेगा कि ये हवाबाजी हो रही है और इसमें खाली तो हम लोग डिस्कशन ही कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। वेरे सच्चाई ये है कि ये थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग करना और उसको लाना बहुत जरूरी होता है सर। ठीक है ना, जैसे आप देखोगे तो ये जो गुप्ता पीरियड मैंने आपको बताया और अभी समुद्रगुप्त को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये वही पीरियड है। तो गुप्ता पीरियड तक आते आते ये जो डिवाइन कंसेप्ट है वो हमको दिखता है समवेयर इन दी 4th सेंचुरी, 335 से 375 के बीच में समुद्रगुप्त के रथ का पहिया चलेगा, और ऐसा चलेगा कि बात मत करिए कि कोई उसको रोक नहीं पा रहा था। अश्वमेध उसने यज्ञ किया था, नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह से कैप्चर किया था, साउथ इंडिया तक प्रभाव था, वेस्टर्न इंडिया तक प्रभाव था, ईस्टर्न इंडिया तक प्रभाव था। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ करके एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, तो उन्होंने जब भारत का इतिहास लिखा तो इसको नेपोलियन कह दिया कि भाई गजब राजा है। इसका राजकवि हरिसेन कहता है कि भाई हमारे राजा तो भगवान समक्ष थे, ये कुबेर थे, ये इंद्र थे, ये वरुण थे, ये यमराज थे। अगर आप इसकी भक्ति करोगे तो आपको देव के रूप में ये प्रसन्न होगे, कुबेर के रूप में। समझ में आ रहा है? ये वरुण के रूप में आएंगे, ये रीत को चलाते हैं पूरे। वरुण का इंपॉर्टेंस क्या था? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वरुण एज अ गॉड इन द वैदिक लिटरेचर? कभी आप पढ़िएगा, वरुण एक ऐसे भगवान है, एक ऐसे मैं कहूंगा कि प्रभु है, अवतार है, जो पूरे रीत को चलाते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर को चलाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समुद्रगुप्त ने या हरिसेन ने इनको डिवाइन ओरिजिन कहा है, और डिवाइन ओरिजिन के रूप में कितनी डिटेल में चीजें बताई है सर, समझने की कोशिश करिए। इवन व्हेन दी गॉड इज और द किंग इज कंपेयर्ड टू द गॉड, यू सी हाउ काइंड ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज आर हाईलाइटेड ऑफ द किंग। राजा की कैसी कैसी क्वालिटीज इन्होंने हाईलाइट की है। बोला गया है कि ही इज इक्वल टू दी कुबेर, ही इज इक्वल टू वरुण, ही इज इक्वल टू इंद्र, ही इज इक्वल टू यम। वरुण एक ऐसे भगवान थे जो सब कुछ चलाते थे, कॉस्मिक ऑर्डर को चलाते थे, पूरे यूनिवर्स को चलाते। यहां ओशन लिखा है, बट आप उसकी ब्रॉड डेफिनेशन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वरुण एक्चुअली यूज्ड टू कंट्रोल एंड फंक्शन द होल यूनिवर्स। पूरे सिस्टम को चलाने वाले जो शासक थे वो वरुण हमको यहाँ पे दिखेंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट? सो वरुण का खुद का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे मिलता है, वेयर वी सी इंस्टेंसेस कि वरुण के रूप में कंसीडर किया। यहाँ ही इज कंसीडर्ड टू बी इंद्र, द गॉड ऑफ थंडर एंड गॉड ऑफ रेन्स। अब वैदिक पीरियड में इंद्र का इंपॉर्टेंस देखिए। इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र सबसे प्रासंगिक और सबसे महत्वपूर्ण भगवान है, तो इसके लिए इसको बोला। और समुद्रगुप्त एक्चुअली देखोगे तो वो वैदिक रिचुअल्स को रिवाइव कर रहा था। एक्चुअली कहानी ये चलती है कि जब हम लोग इतिहास के रूप में जब पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे और कल्चरल डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया को देखते हैं तो हमको पता चल रहा है कि अशोक के पीरियड के बाद ये जो मौर्यन पीरियड है इसमें बुद्धिज्म का ग्रोथ होने की काफी शुरुआत हो जाती है सर। ठीक है, इनफैक्ट बुद्धिज्म ये महाजनपद के समय पे बनना शुरू हो गया था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो व्हाट इज हैपनिंग कि बाय द पीरियड ऑफ अशोका द बुद्धिज्म वाज इन ascendance. Even in the post-modern India, the Buddhism was also in ascendance.
तो ये जब गुप्ता पीरियड पावर के ऊपर आया ना, तो इन्होंने कहते हैं कि दे वर द वंस हु रिवाइव्ड द वैदिक पीरियड और वैदिक मैं कहूंगा रिचुअल्स, कि ये जो वैदिक पीरियड के जो कर्मकांड हुआ करते थे, उसकी जो सभ्यता थी, वैदिक संस्कृति जो कल्चर के रूप में डेवलप हुई थी, वो सब यहाँ पे डेवलप होने की शुरुआत होती है गुप्ता पीरियड में सर, ठीक है। समुद्रगुप्त अपने आप को इंद्र कहता है, क्योंकि वैदिक लिटरेचर के अंदर इंद्र भगवान का बहुत स्पेसिफिकली मेंशन दिया गया है, यमराज के रूप में बोला गया है। सॉरी, कोई राजा को यमराज कहता है? आप देखिए कोई राजा, आपने कभी लिटरेचर में कभी देखा है कि राजा को यमराज बोला गया है? यहां बोला गया है समुद्रगुप्त को दैव्य है। अरे हर एक भगवान की खूबी है। द किंग पोसेसेस द क्वालिटीज ऑफ ईच एंड एवरी गॉड। इफ यू वर्शिप द किंग्स इन डिवोशन, द किंग विल गिव यू कुबेर, आपको धन की प्राप्ति होगी। साहब, भारतीय कल्चर में, इंडियन स्पिरिचुअलिज्म और इंडियन प्रैक्टिसेस के अंदर मनी अर्निंग, या मैं कहूंगा कि मनी को कभी भी नेगेटिव वे के अंदर नहीं कंसीडर किया गया, वरना कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती। हर एक गॉड को प्रासंगिक बनाया गया है एज अ पैंथेनन ऑफ आई वुड से कैनन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इंडिया के जो प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन है पॉलिथिज्म के तहत, जहां हर एक भगवान की प्रासंगिकता दिखेगी। बेस्ड ऑन दी कंडीशंस, द गॉड्स विल बी, I would say, worshipped and the rituals will come up. भगवान को इस तरह से आप बता रहे हो, उसके पीछे का कारण ही ये था सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि समुद्रगुप्त को डिवाइन ओरिजिन के साथ जोड़ने के पीछे का कारण क्या था। और दूसरी कंडीशन, ये जो गुप्ता पीरियड के अंतर्गत हम लोग जब समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे इनको इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स के रूप में दर्शाए गए। उसके पीछे के कारण यही थे कि यहाँ राजा अपना प्रभाव डालना चाहता था, राजा इनफैक्ट चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता था इसके लिए। और इन्हीं बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के डिवाइन ओरिजिन के कंसेप्ट अप्लाई किए गए, मल्टीपल डायनेस्टीज। वीसी के अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलती है। ये इंफॉर्मेशन में कॉइन्स हमको बहुत सारी जानकारी देते हैं। ये इंफॉर्मेशन में हमको इंस्क्रिप्शंस नॉलेज के बारे में हमको बताते हैं। यही इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत इंफॉर्मेशन में लिटरेचर हमको बहुत सारी जानकारी देते हैं। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर, इन तीनों सोर्सेज के बेसिस के ऊपर पोस्ट मौर्यन और गुप्ता पीरियड तक आते आते यहाँ पे डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट बहुत फैला। और ये डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट मिडिवल इंडिया में भी दिखेगा। ये डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट जब मॉडर्न पीरियड आएगा तो वहां पे भी हमको देखने को मिलता है। तो राजा एट टाइम्स अपने आप को डिवाइन पर्सपेक्टिव के साथ जोड़ते थे, जैसे भगवान के साथ अपनी फोटो को लगवाना या अपनी मूर्तियों को क्रिएट करवाना, लिटरेचर के अंदर अपने आप को भगवान के समकक्ष बताना, इंस्क्रिप्शंस के अंदर भगवान वरुण, इंद्र के साथ जोड़ना। सर, है ना, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से समुद्रगुप्त ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर अपने आप को हाईलाइट कराया है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस दिखेंगे। ये डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। प्लीज रिमेंबर दिस कंसेप्ट ऑफ डिवाइन ओरिजिन in the early Vedic period, or I would say in the Vedic period, or even in the Mahajanpad period, we do not see much accuracy in the divine origin. डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट यहाँ पोस्ट मॉडर्न पीरियड से बहुत प्रोमिनेंस के ऊपर आया। गुप्ता पीरियड तक आते आते भी हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त जैसे राजा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के साथ या डिवाइनिटी के कंसेप्ट के साथ जोड़ते हैं। यहाँ कनिष्क करके राजा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन के साथ जोड़ेंगे सर, है ना। इनफैक्ट आप समझोगे ना कि आप संगम पीरियड में चले जाइए सर, है ना। आप संगम पीरियड में चले जाओगे सर, साउथ के अंदर चले जाइए। खैर आपकी किताब में दिया नहीं है पर आपको 2 मिनट बता देता हूँ। कल मैंने आपको संगम पीरियड के अंदर बताया ना, तो संगम पीरियड में ये चोला, चेरा और पंड्या राजा हुआ करते थे। सो यू विल फाइंड द किंग्स ऑफ चोला, चेरा इन द पंड्या डायनेस्टी। यहाँ पे भी लोग अपने आप को डिवाइन ओरिजिन कहेंगे। वो कहेंगे कि हम को है, हम पेरुमल है सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड a name called as Ulkanand Perumal, which was actually taken by King Raja Raja and later on his son Rajendra sir, है। तो इस प्रकार के टाइटल मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? उल्कानंद पेरुमल का मतलब कि राजा अपने आप को कहता है कि मैंने पूरी उल्का का मतलब है अर्थ को कैप्चर करके रखा है और मेरे पांव तले है सर, ठीक है। एंड मैं राजा भगवान के समकक्ष हूँ। इस प्रकार की बातें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। खैर, तो इन सब के बेसिस के ऊपर राजा लिटरेचर के द्वारा, राजा पॉलिटी के द्वारा, मतलब पॉलिटिकल कंडीशंस के द्वारा अपने आप को कंसोलिडेट करेगा और राजाशाही के अंदर काफ़ी बदलाव दिखेंगे। एक बदलाव दिखेगा कि अब बड़ा साम्राज्य नहीं बनेगा, सिवाय के गुप्ता डायनेस्टीज यहाँ पे साम्राज्य बनाती है,
but we do not see much of the political expansion took place except in the Gupta period. हमको काफ़ी सारा डेवलपमेंट मिल जाता है सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये राजा है, मैंने आपको बताया, ये कनिष्क की मूर्ति आपको यहाँ मिलती है, इसमें भी डिवाइन ओरिजिन को ही दर्शाया गया है, राजा को भगवान के समकक्ष बताया गया है। कॉइन्स के ऊपर भी डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट देखने को मिलता रहता है। और कुषाण डायनेस्टी ने तो क्या बनाया, बहुत सारे एंक्लोजर्स बनाए। एंक्लोजर्स का मतलब एक रिलीजियस स्पेसिस बनाने की शुरुआत की। ये टेम्पल्स नहीं थे, पर यहाँ पे राजाओं की मूर्ति को रखा जाता था। तो कनिष्क या कुषाण के आपको वीमा कडफिस करके एक राजा दिखेंगे, या कुजुला कडफिस दिखेंगे, कनिष्क के बाद हुविष्क दिखेंगे, वासुदेव जैसे राजा दिखेंगे। उन सब के द्वारा भी इस प्रकार की मूर्तियों को बनाने के लिए एक विशेष स्थल बनाए गए थे, और मूर्तियों को रखा जाता था पब्लिक के लिए सर, है तो लोग आके उनकी पूजा करते होंगे, इस प्रकार का कंसेप्ट हम लोग कह सकते हैं। तो डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट है, डेइटीज के साथ राजा को कंपेयर किया गया। इनफैक्ट कनिष्क के ऊपर जो थे वीमा कडफिस, वो शिव जी को बहुत मानते थे। तो वो देवों के देव महादेव है ना, शिव जी कहते हैं ना, महादेव हर का दिवस सर, कल मंडे था। तो वी सी दैट इस प्रकार के पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर से राजा अपने आप को राजपुत्र, राजा अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं देवपुत्र, राजा अपने आप को दैव्यता के साथ जोड़ेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव लाएंगे सर, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है, इसको हम लोग आज के क्लास के अंदर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड दिस टॉपिक टुडे कि ये डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट क्या है सर, है ना, व्हाट इज दिस कंसेप्ट। एंड ये कंसेप्ट के तहत जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया है, पोस्ट मॉडर्न इंडिया के तहत हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या बदलाव हुआ। और इवन इन द गुप्ता एज, जो गुप्ता पीरियड आया, इसमें भी ये डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट कैसे लिंक अप होता है, ठीक है। तो आप कंसेप्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, बाय द वे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइएगा कि क्या आप चाहते हो कि मैं कुछ इसके ऊपर से एक एमसीक्यू वाला सेशन लेके आऊँ। एमसीक्यू मतलब मॉक एमसीक्यू बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी से ही मॉक क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और यूपीएससी निकालता भी है कभी कभी, बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम कुछ और चीज़ों के अंदर ही उलझे पड़े रहते हैं। वी आर सो मच इम्बाइब्ड एंड एंग्रेव्ड इनटू मल्टीपल थिंग्स, तो हम को समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से पूछा गया है सर, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि एक बार ये थोड़े टॉपिक्स को खत्म होने दो, देन आई कैन कम अप विद सम एनसीईआरटी बेस्ड सेशन, एमसीक्यू सेशन, है ना, एनसीईआरटी ये बुक से ही एमसीक्यू निकाल के। बट ये कंसेप्ट याद आएगा, आपको पूछेगा कि कौन से राजाओं ने डिवाइन ओरिजिन का स्टेटस क्लेम किया, है ना। विच किंग क्लेम्ड द स्टेटस, विच किंग क्लेम्ड द स्टेटस ऑफ डिवाइन ओरिजिन, डिवाइन ओरिजिन सर, है ना। विच किंग क्लेम द स्टेटस ऑफ डिवाइन ओरिजिन, और फिर 4 नाम दे देगा, दे विल गिव यू 4 नेम्स। तो इनके नाम के ऊपर से आपको आइडिया होना चाहिए, इनके काम के ऊपर से आइडिया होना चाहिए, ये डिवाइन ओरिजिन कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ ये पता होना चाहिए, कि कॉइन्स के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, या आप पकड़ने की कोशिश करिएगा तो यू विल फाइंड द डिवाइन ओरिजिन स्टेटस इज रिफ्लेक्टेड इन मल्टीपल वेज। लिटरेचर के अंदर आपको दिखेगा, साहित्य के अंदर दिख जाएगा सर, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत। अब इसके सिवाय जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, खास करके आप समझने की कोशिश करोगे तो उसमें हमको पता चलता है कि यहाँ पे जब बदलाव आ रहे थे, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने आ रही थी, तब किस तरह से लोगों का राजा के बारे में सोचना था और राजा की पॉलिसीज कैसे रही है सर, ठीक है। सो ये चैप्टर दिया है पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स, पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कैसे बदलाव आ रहे थे गुप्ता पीरियड तक आते आते, और लोगों का जो राजा के बारे में क्या सोचना है, हाउ द पीपल यूज्ड टू थिंक अबाउट द किंग्स, है ना। किस तरह से यहाँ पे बदलाव आने की बात हो रही है, किस तरह से इनफैक्ट, है ना, कॉमन मैन राजा को देखता था, राजा कॉमन मैन को कैसे देखता था सर, ठीक है। तो उसमें आपका लिटरेचर के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्लास के अंदर। और फिर इस पीरियड तक आते आते एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई, न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बनने की शुरुआत होती है, और इकोनॉमिक एडवांसमेंट काफ़ी होंगे। इनफैक्ट पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स काफ़ी बढ़ा, काफ़ी सारा आप देखोगे तो गुप्ता पीरियड तक आते आते अर्बनाइजेशन हुआ, एंड दिस विल लीड अल्टीमेटली टू अ कंडीशन वेयर न्यू सिटीज़ वर एस्टैब्लिश्ड, है ना। तो क्या होता है कि इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड आया ना सर, जैसे जैसे समय आगे गया, बाय 300 CE 300 तक आते आते आप सब समझने की कोशिश करिए, वी फाइंड मल्टीपल डेवलपमेंट टुक प्लेस, और नए सेंटर्स बन के आए। यहाँ गुजरात में वेस्टर्न क्षेत्र शक डायनेस्टी थी, सतवाहनास थे, नीचे आपकी डायनेस्टीज दिख जाएंगी, बट वी सी के सम इंपॉर्टेंट टाउन्स इमर्ज, काफ़ी सारे टाउन्स यहाँ पे बनने की शुरुआत होती है। तो वी फाइंड कि यहाँ ब्रिगकच करके एक सिटी का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, भरूच जिसे हम लोग कहते हैं, या ग्रीक हिस्टोरियंस उसको बैरीगाजा के रूप में पहचानेंगे सर, ठीक है।
या विदिशा का महत्व काफ़ी बढ़ जाएगा यहाँ से सर, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के अंदर आप देखोगे तो कन्नौज जैसे सिटी उभर के आ रहा था, पाटलिपुत्र तो था ही, बंगाल में महास्थान, चंद्रकेतुगढ़ जैसे, शिशुपालगढ़ आपको उड़ीसा के अंदर दिख जाता है, धन्यकाट दिख जाएगा आपको सर, ठीक है ना। पैठन जो सातवाहन का इंपॉर्टेंट कैपिटल हुआ करता था, है ना। सोपारा जो इनके लिए पोर्ट्स था, अशोक के लिए भी इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे काफ़ी सारे सिटीज़ और टाउन्स डेवलप हुए किंगडम्स के सेंटर के रूप में। तो इनमें क्या फर्दर डेवलपमेंट होता है उसको अभी आज नहीं करते हम। इसका जो मैपिंग है कल कराऊंगा, और फिर कल के क्लास के अंदर ये दिखाऊंगा कि कैसे अब चीज़ें बदल रही है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के तहत राजा की सत्ता भी बदल गई है और सिस्टम भी अब बदल गई है सर, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। एंड 14th जुलाई से आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ विथ अ बैच ऑन द एंशियंट हिस्ट्री, मतलब दैट इज ऑन द एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, पेपर 1 ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल। 1 अगस्त से आपकी फीस बढ़ने वाली है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, प्लीज़ टेक इट नाउ ASAP, मतलब हो सके उतना जल्दी लीजिए। मैं तो कहूँगा कि आजकल में ले लीजिए सर, है ना, कि नेक काम में देरी कैसी। और दूसरा क्या है कि हिस्ट्री ऑप्शनल आपको करना है तो आप मेरे थ्रू ही करिए। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग द प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग का अप्रोच भी मैं आपको कराऊंगा सर। सो आई विल बी कवरिंग ऑल दिस पॉइंट्स ऑन द हिस्ट्री ऑप्शनल सर, ठीक है ना। और GS का भी मैं ही नया कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आज की तारीख में आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 57,500 में अवेलेबल है। डिस्काउंट कोड यूज़ करिए PN Live एंड गेट 10% ऑफ, सेव सम मनी माय फ्रेंड्स। मैं आज के क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। कल मिलूंगा तो पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, कल्चरल चेंजेस और साथों साथ एग्रीकल्चर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली 1-2 क्लास के अंदर ये सेशन को कंप्लीट भी करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।